अल्फाबेट ई हमने दिया था टारगेट में कि आप लोग पढ़ के आएंगे। इसका फटाफट जरा बताते चले जाइए। ईयर मार्क आपने पढ़ा है? मेरा वहां से फोन लेके आओ आप। फोन ईयर मार्क आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपको दिया गया उसमें नहीं है ये, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएगा। एग्जाम में पढ़ा हुआ नहीं आएगा। एग्जाम में पढ़ा हुआ आधा आता है, आधा आपको ऐसे करना होता है। सीलू बताइए। दूसरा अर्न लीव, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। नीरज एर्नेस्ट मनी, थैंक यू सो मच। अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? अर्जन नहीं, अर्निंग में अर्जन होगा, अर्जित तो होगा नहीं, तो होगा क्या? अर्जनीय क्षमता। इसको जैसे हाथ, लड़कियों ने किसी ने मेहंदी नहीं लगाई, आप लोगों का क्या है, स्टेपलर लगाया है हाथ में, हमारा तो कर फिक्स है। लिखो इसको, इसी बहाने 15-20 याद हो जाएगा। इको फ्रेंडली नहीं, आप ना लिखिए। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मैत्री भी चलेगा, हितैषी भी चलेगा, अनुकूल भी चलेगा, ठीक है। ईयर मार्क क्या होगा? चिन्हित करना, चिन्हित करना। फटाफट नोट करिए, इस पे समय ज्यादा नहीं देंगे। अर्न लीव का मतलब अर्जित अवकाश, सब लोग जानते हैं। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी को क्या कहते हैं? जो बयाना होता है ना, बयाना देना है ना, जैसे कहते हैं ना कि इतने का हमने ये सामान जो है लेना है, तो उसमें हमने बयाना दे दिया है ना। और एक कहा, और एक है इस काम का बयाना काहे ले लिए हो, ऐसा भी तो होता है। तो जो बयाना हम पैसे में देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अच्छा, जो बयाने काम वाला बयाना लेंगे तो अर्नेस्ट वर्क हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। फ्रेज टाइप की चीजें ये होती हैं। और अगला है अर्निंग कैपेसिटी, बयाना, ओनली बयाना। बयाना, बयाना एक जगह भी पड़ती है, जब उधर आगरा की तरफ जाने दो तो वो बयाना का रोड उधर रहता है, हाँ, कि बयाना जाने के लिए ऐसे। चलिए अगला, अर्निंग कैपेसिटी, अर्जन क्षमता, उपार्जन भी चलेगा, अर्जन क्षमता, ठीक है। इको फ्रेंडली में आप 3 लिख सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण मैत्री और पर्यावरण हितैषी, तीनों चलेगा। तीनों में कोई भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। श्वेता तुम बहुत खुश हो। इसमें खुशी की क्या बात है? इलेक्टोरल रोल क्या होता है? पक्का पहले ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट बहुत सरल है, सब लोग इसमें, बिहार का चुनाव हुआ है, दिन रात यही सुनो, SIR चल रहा है, दिन रात सुन रहे हो, सब लोगों ने वोट किया है, सारे लोग 18 साल से ऊपर है, सब जानते हैं, दोनों सब सबको पता है। एलिजिबिलिटी, योग्यता, पात्रता, दोनों चलेगा। अगला क्या है? एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या होता है? हाँ, निकालना, बाहर निकाल देना है ना, या फिर बाहर हो जाना। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं ना, दैट इज, वो अलग हो जाएगा। निष्कासित करना अलग हो जाएगा। छटाई करना, बाहर निकालना, उसमें से निकाल देना, छटाई करना भी लिख सकते हो आप। अगला कौन सा है? एम्बैरेस। एम्बैरेस क्या होगा? कहते हैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे शब्द आप लोग यूज कर रहे हो, लगातार यूज कर रहे हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी याद ही नहीं आएगा, है ना। उलझन में, उलझन में डालना, जैसे एम्बैरेस फील करने का मतलब उलझन में पड़ना, है ना, उलझन में पड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबका नोट कर लिया? पहले का बचा है जो इलेक्टोरल रोल है, दैट इज मतदाता सूची। वो क्या होती है? निर्वाचक नामावली, ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं आप गलत बताएं। मतदाता सूची, निर्वाचक नामावली, दोनों सही है। और इलेक्टोरेट क्या होता है? निर्वाचक मंडल या निर्वाचक क्षेत्र, दोनों चलेगा।
चाहे निर्वाचक क्षेत्र कहिए, निर्वाचन क्षेत्र कहिए, और चाहे निर्वाचक मंडल कहिए। जब क्षेत्र लगाएंगे तो निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे, और मंडल लगाते हैं तो निर्वाचक मंडल। दोनों अगर रिप्लेस भी आप इधर उधर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एलिजिबिलिटी का आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडोर्स। निर्वाचक मंडल और निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर ये जो हमने यूज किया है, ये गलती से आज स्लाइड बनी है, मैं कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं कहूंगा। आप जितना भी लिखिएगा आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा। कोई भी आप वहां पे स्मॉल लेटर में लिख के नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये मुझे चेंज करना था, रह गया है इत्तेफाक, ये गलत यूज हुआ है। यहां पर आप केवल कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे नहीं। चलिए इंडोर्स का बताइए, पक्का? पृष्ठांकन करना। इंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना, और इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन। दोनों नोट करिए, दोनों में अंतर होता है। इंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। और इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन, ठीक है ना? अच्छा, पृष्ठांकन क्या किया जाता है? जैसे चेक पे हम पीछे कर देते हैं, और क्या करते हैं मनोज? प्रतिलिपियों को भेजने का काम भी हम कर देते हैं, उसकी रिसीविंग कई बार हम करा लेते हैं, कई बार उसको सीन करके हम पीछे रिसीविंग को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है एंडोमेंट। एंडोमेंट, तो एंडोमेंट क्या होता है पहले एक बार करिए, फिर हम बताते हैं। अगला है इन्फोर्स, अगला है इंगेज, इनहैंसमेंट। हाँ, इन्फोर्स का मतलब लागू करना, प्रवर्तन करना। जैसे प्रवर्तन करना भी होता है ना, प्रवर्तन निदेशालय। अच्छा, जब कभी भी वोकैब याद ना आए तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को याद करना है कि इससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में कोई चीज हमने पढ़ी है, रट एक लिमिट तक सकते हो। बाद में आपको कुछ ना कुछ, जैसे आपने इन्फोर्समेंट के बारे में, विभाग के बारे में पढ़ा है, तो वहां से निकालिए परिवर्तन, ऐसे निकल आएगा। इंडोर्स पूछ रहे हो? इंडोर्स का मतलब पृष्ठांकन करना, और इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, ठीक है। जो ये आपका इन्फोर्स होगा, इसका मतलब होगा परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। और जब इन्फोर्समेंट हो जाएगा, इधर इधर दोनों लोग बतियो, जब इन्फोर्समेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, एक वोकैब आपकी केवल इसलिए गलत हो जाएगी वहां। क्यों गलत हो जाएगी? आप यही गड़बड़ कर दोगे। मतलब इन्फोर्स, इंडोर्स ऐसे आएगा, आप लिख के चले आओगे पृष्ठांकन, जबकि करना था पृष्ठांकन करना, परिवर्तन करना, और वो गलत माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है? इंगेज। कितने लोगों को पता है? संलग्न करना। एनेक्सियोर मतलब संलग्न करना होता है। इस पूरी क्लास की सबसे छोटा बच्चा आ गया है, बहुत छोटी है ये, अभी इनकी उम्र 22 साल है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आरओ का ही पहले बार मेंस ये और देने जा रही हैं, तो इनका स्वागत करो सारे लोग। अरे ठीक है। तो इंगेज का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। इंगेज का मतलब एक क्या होगा कि हम इस काम में, ऐसा कहता नहीं कि आज हमारी ये इंगेजमेंट है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा मुझसे कि आज ये, तो हमने कहा आज मेरी इंगेजमेंट है, तो कहेगी यार फिर से, तो हमने फिर से क्या? वैसी नहीं है, मतलब ऐसे कहीं मेरी व्यस्तता है। इंगेजमेंट जब होती है तो व्यस्तता कहते हैं। एक इसका अर्थ नियुक्त करना भी होता है, एक अर्थ इसका क्या होता है? कहीं पे संलग्न होना, कहीं पे व्यस्त होना। अच्छा, जिनके मल्टी अर्थ हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, मल्टी मीनिंग्स हैं, तो उनमें आप किसी को भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में टाइटल क्या पड़ी हुई है, हेडिंग क्या पड़ी हुई है? प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। तो या फिर उस शब्द का मायने प्रशासनिक होना चाहिए, या फिर उस शब्द का मायने वाणिज्यिक होना चाहिए। व्यस्तता में भी यूज करते, मैंने तो वही व्यस्तता का यूज किया था। बात समझ में आ रही? मैंने तो व्यस्तता ही बताई थी, समझने वाले ने गलत समझा। नियुक्त करना भी इसका होता है, नियुक्त, नियुक्ति वाला नियुक्त, 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 नियुक्त करना।
संलिप्त भी कहेंगे, संलिप्त भी कहेंगे, किसी भी कार्य में संलिप्त है, ठीक है ना, तीनों होगा। नेक्स्ट है इनहेंसमेंट। व्हाट इज इनहेंसमेंट? इनहेंसमेंट क्या है? बढ़ोतरी, वृद्धि, वृद्धि की वृद्धि, वा की बा, वृद्धि, है ना। वकील की वकील, कौन लिखा था उस दिन? आपकी कॉपी थी? आपकी नहीं थी, एक और आए थे। जहां जहां बा लिखना था सब जगह वा लिखे, और जहां जहां वा लिखना था सब जगह बा लिखे। बहुत सारे लोग वकील को वकील कहते हैं, पता है? जितने प्रतापगढ़ के आसपास के लोग हैं उनसे मिलिए आप। एंटरप्रेन्योर, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें दो चीजें होंगी, अगर इसी में सिप लग जाएगा, उद्यमिता, और ये पक्का उद्यम नहीं बोलेंगे, उद्यम तो कोई शब्द ही नहीं होता है, उद्यम भी नहीं होता है। देखो ये होता है, ऐसे होता है, अगर आप अलग अलग लिखेंगे इसको या मानिएगा तो ये उद्यम होता है, ये या है। अब इसी को जब विद्यालय वाले फॉर्म में वैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो वो वाला तो बाएं हाथ से बनेगा भी नहीं, तब उसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, तो ये उद्यम हो गया। और इसी में जब वो लगा देंगे तो उद्यमी हो जाएगा, उद्यमी नहीं, उद्यमी, हाँ उद्यमी, आधा दा, पूरा या, उद्यमी, उद्यम, ठीक है ना। उद्यमी नहीं होता है, विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय। कंप्यूटर लिखेगा विद्यालय को तो दा के नीचे हलंत लगाता है, हम लोग लिखते हैं तो उसको लटका देते हैं। लटका हुआ अक्षर क्या होता है? श्वेता बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। लटका अक्षर आधा होता है कि ऊपर वाला अक्षर आधा होता है? लटका वाला पूरा होता है। दा के नीचे या लटकाएंगे ना विद्यालय में तो या पूरा होगा और दा आधा होगा। और ज्यादातर लोग समझते हैं लटका है तो आधा होगा, लटका वाला पूरा होता है चिन्ह में। और चिन्ह 90% लोग गलत लिखते हैं। क्या होता है? चिन्ह, चिन्ह। हा पूरा होता है, आधा होता है, और उसमें लोग ना आधा लगा देते हैं, ठीक है ना, और ना पूरा होता है, नीचे ही लगता है, लेकिन लटका हुआ हमेशा पूरा होता है। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज बताइए। उद्यम, उद्यम, और ऊपर वाला इंटरप्रेन्योर, उद्यमी, और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। नोट कर लीजिए इसको, सिप लगा के भी नोट कर लीजिए, उद्यमिता, ठीक है। फिर इंटरटेन, इंटरटेन मतलब मनोरंजन। दूसरा और लिखिए, इंटरटेन का मतलब होता है ग्रहण करना, एक अर्थ ये भी होता है। कहीं हिंदी में आपसे पूछ लिया जाए ग्रहण करना तो इंटरटेन आप लिख सकते हैं। कहीं आपसे पूछ लिया जाए सत्कार करना, ENT सही तो है, इंटरप्रीन्योर सही है, इंटरप्रीन्योर सही है। सिप में SSIF लगा देंगे बस, इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। सही तो है श्वेता? इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इंटरटेन का एक अर्थ ग्रहण करना होता है, एक अर्थ सत्कार करना होता है। जैसे कहते हैं ना इनको अच्छे से इंटरटेन करो, तो वह चुटकुले सुनाना नहीं है, बात समझ रहे हो? सत्कार करना भी है। जब आप थोड़े से जैसे वैसे होटल में जाओगे या कहीं वैसी जगहों पे आप जाओगे तो आपको ऐसे ही शब्द यूज करते लोग मिलेंगे, इंटरटेन जैसा शब्द मिलेगा, तो वो सत्कार में होता है। इसलिए तुरंत डांस करके चुटकुले सुनाने के ऐसा कुछ नहीं, मुजरा उजरा नहीं करने लगेंगे तुरंत, मतलब ये समझो आप। तो 3 अर्थ इसके होते हैं। इंटाइल्ड अमाउंट क्या होता है? पात्रता, इंटाइल्ड क्या होगा? इंटाइटल्ड पढ़ा जाता है इसको ना, इंटाइटल्ड पढ़ा जाता है। इंटाइल्ड, इंटाइल्ड पहला वाला क्या होगा? पात्रता नहीं होता है, हक होता है। अभी एक मूवी आई है ना, उसमें एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जिसका नाम है यामी गौतम, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है जो है मतलब ठीक है। दूसरा कौन है? अरे कैसे नहीं पता? रोड पे चलते हो इधर उधर नहीं देखते हो? चलती ही नहीं है हॉस्टल से यहाँ। एक दिन हमसे इसने कहा कि सर 10 दिन बाद हम अपना हॉस्टल शिफ्ट कर लेंगे। हमने कहा कहीं यही कहीं ले लेंगे। हमने कहा क्यों? तो उसकी दूरी 700 मीटर है यहाँ से।
ठीक है, दूसरा है इमरान हाशमी, उसमें वो सर्च कर रही है, वो देखो सर्च कर रही है। इंटाइटल्ड का मतलब हकदार होना, हक, हक की बात, हकदार होना है ना, या हकदार बनाना, और उसी में जो अमाउंट लग जाएगा तो हक की जो राशि होगी उसको कहते हैं, हक की जो राशि होगी उसको कहते हैं। हाँ, हकदार, इंटाइल, अगर आप केवल इंटाइल कर रहे हो तो हकदार होना, हक नहीं, जिसका हक हो, हकदार होना, है ना। जैसे कहते हैं मुझे हक है, विवाह, शाहिद कपूर, तब इन्हीं की तरफ मैं देखता हूं, ठीक है ना। इंडोनमेंट किसमें था, इंडोनमेंट ऊपर था, अच्छा ये रह गया था, है? किसका, इंडोनमेंट का, इंडोमेंट का मतलब होता है दान, अक्षय निधि, दान, दान भी अक्षय निधि होती है। हम मानते हैं जो हमने दान कर दिया वो ऐसे कार्य में लग गया जो क्षय नहीं होगा, इसलिए भावार्थ उसका लेते हैं। आपको पता था इंडोमेंट, इंडोमेंट जिसको भी पता था, आपको पता था, अक्षय निधि, बिल्कुल सही है। अक्षय निधि कहिए, दान कहिए, या एक होता है इंडोमेंट, किसी रूप में प्रतिभा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो एक व्यवहारिक शब्द है, आपको केवल चाहिए प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्द। ज्योग्राफी का टेस्ट देंगे अभी, हिंदी का टेस्ट देंगे, या फिर आगे पहले हमें डिस्कशन कर ले, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो देना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है इन पर आपको 70 क्वेश्चन का टेस्ट हम भेज दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन का है तो इसमें 75 क्वेश्चन का, सेक्शनल कितना होता था 75, और विलोम वाला 30 का, आपने 75 वाला दिया है ना, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, उसको एक बार सरसरी निगाह से सॉल्व कर डालिएगा, फिर मैं उसकी आंसर सीट भेज दूंगा, बीच बीच में ऐसा भी करिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगेंगे। जीएस में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एक तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, दूसरा सिलेक्शन भी रुक सकता है ना। देखो, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा आरओ में, फाइनल सिलेक्शन, जिसके चारों पेपर में एवरेज मार्क्स आएंगे। मैं आपको निबंध कितना अच्छा करा दूं, 80 से ऊपर नंबर नहीं आएगा। हिंदी कितनी अच्छी आलेखन आपकी करा दूं, आपका किसी भी रूप में 67, 68, 70 नंबर से ऊपर वो नहीं जाएगा। किसी को 72 मिल जाए वो स्वप्निल मार्क्स हैं, वो अंक बिल्कुल स्वप्निल हैं, सपने में जैसे हम देखते हैं, मतलब वो बिल्कुल वैसे हैं। जीएस में जिसके 75 से 80 के बीच में बनेंगे, और हिंदी में अगर लो मार्किंग नहीं हुई, जैसे कि क्वेश्चन गलत कर देते हैं वो लोग, उसमें अगर किसी के 50 से ऊपर रहेंगे तो वो सेलेक्ट होगा। फिर आप देखिए, सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में ऊपर से नीचे से लिस्ट देखी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग सेक्शन ऑफिसर बन गए 2013 बैच के, कुछ लोग अभी भी लटके पड़े हैं, क्योंकि मान लो 175 लोगों को सिलेक्ट होना है, तो उसमें से 175 जो शुरू वाले होंगे वो ले लिए जाएंगे, और उसी बैच के बाद के मान लो 360 लोग थे, तो बाकी लोग बच जाएंगे। तो जब सेलेक्ट ही हो रहे हैं तो क्यों ना अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हो, ठीक है। तो पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप केवल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आपको हर हाल में टारगेट करना है 300 नंबर का, 300 नंबर का, और 280 से नीचे उसको आने ही नहीं देना है। बाकी डिपेंड ऑन मार्किंग, 2021 की जैसी मार्किंग होगी तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सामाजिक मुद्दा है, जिस पर हम निबंध करेंगे, और 2-3 सोसाइटी के निबंध और हम करेंगे। ये ऐसा मुद्दा है, 2023 पीसीएस का पूछा हुआ ये आपका निबंध है, महासागरों में, महानगरों में, एक्सटेंडली सॉरी, महानगरों में वृद्ध जनों की समस्याएं। ज्योग्राफी वालों को महासागर और यही सब नजर आते हैं, ठीक है। महानगरों में वृद्ध जनों की समस्याएं, ठीक है। तो कौन बताएगा कि महानगरों में वृद्ध परेशान है, ये बात सच है या गलत है, और क्या महानगरों में ही परेशान है या फिर गांवों में भी परेशान है, कौन बताएगा। जी, सही से बताओ, ये रेडी पटरी वाला आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्तरीय आंसर दो, बताओ, बताइए गिरीश जी, महानगरों में वृद्ध ज्यादा क्यों परेशान है, रीजन क्या है। गांव में भी तो एकल परिवार होते हैं, जो शहर का
रहने का तरीका है, जो शहरी जीवन है, फ्लैट संस्कृति, वैसे भी हम अपने में संकुचित रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने का मतलब लोग समझते हैं कि लोगों से कम संपर्क करो। एक ही फ्लैट, एक ही फ्लोर पर रहने वाले लोग आपस में बात नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम इनसे बात करेंगे तो हम कमतर हो जाएंगे। दूसरा, अभी जो हमारा इंडिया है, अभी ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। ज्यादातर लोग जो शहर में रह रहे हैं, उनमें 25 से 30% जो हैं वो मूल रूप से कई पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं। बाकी लोग गांवों से, बाकी लोग आसपास के शहरों से आके बस रहे हैं। लखनऊ में मकान हमारा क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया है, तो हमारा लखनऊ में मकान होना चाहिए। घर पे मकान बना हुआ है, लेकिन लखनऊ में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है या जैसे कुछ होना है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना शुरू करिए आप कि जब लखनऊ में मकान, तो अब हमारे माँ बाप भी, अगर मैं यहां रहने लगा तो मेरे मम्मी पापा भी, मैं चाहूंगा कि वहां आके रहें। और दुर्भाग्यवश अगर मैं सिंगल चाइल्ड हुआ, या सिंगल चाइल्ड बॉय चाइल्ड हुआ, लड़का, और मैं लेके चला आया, या मैं लड़की हूं, अपने माँ बाप को साथ में रखना चाहती हूं और मैं लेके चले आए, अब बचपन से लेके अभी तक का पूरा समय उनका गांव में बीता है। मेरी मम्मी की दोस्ती, पता चले गांव के किसी, हमारी एक कोई मोहल्ले में बुआ हैं, कोई चाची हैं, हमारे घर पे काम करने वाली है, जिससे वो लोग बतियाती हैं रोज। हमारे घर के पीछे किसी का घर है, उनसे होता है। कोई दूध मांग के ले जाता है तो कोई चीनी मांगने आता है। वो पूरे दिन ऐसे इंटरटेन उनका होता रहता है। अकस्मात ऐसा हुआ कि मुझे प्यार जगा और मम्मी को लाके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट है। ये ट्रांजिशन फेज परेशान कर रहा है, और हमने लाके यहाँ शिफ्ट कर दिया। उनके सारे सोशल नेटवर्क हमने काट दिए, क्योंकि मम्मी फेसबुक पे उतना एक्टिव नहीं है। गैप है जनरेशन का। हम अभी जिस पीढ़ी में, देखो अभी जो ये जेनजी है ना, जेनजी से अच्छी पीढ़ी हम लोगों की है। हम लोग किस में आते हैं? हा? लगभग, मतलब जो लोग मेरे बराबर हैं, या मुझसे छोटे हैं थोड़े, या मुझसे बड़े, कोई नहीं, मुझसे बड़े लगभग कोई नहीं, सब बराबर है। और जो हम, मतलब जेनजी के पहले वाली पीढ़ी है, वो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन देखने वाली पीढ़ी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने बेसिक फोन से मोबाइल फोन आते बहुत अच्छे से देखा है, आपने भी देखा है। हमने इतने बड़े 5510 से लेके इतने बड़े फोन की यात्रा की, और फिर फोन हमारा बड़ा होने लगा, अब फिर 5510 के बराबर हो गया। और हमने इतने बड़ी कीपैड और इतनी बड़ी स्क्रीन से लेके सारा कुछ देखा है। हमारे में खूब एडाप्टेशन है, हमारे में खूब ज्यादा, मतलब समस्याओं को समझने और चीजों को एडॉप्ट करने की क्षमता है। लेकिन जो और पीढ़ी है अभी वाली, ये क्योंकि बना बनाया इसको मिल गया, बना बनाया मिल गया, बिल्कुल इसमें कुछ कुछ इसको करना नहीं पड़ा। ये जब पैदा हुई तो तुरंत मौसी से वीडियो कॉल, हाँ हाँ तो मौसी बन गई। रात में कल 12 बजे मेरे पास एक फोन आता है, मैसेज आता है, मैं इत्तेफाक जग रहा था, तो नॉर्मली जगता ही रहता हूं, तो मैसेज आया आप मामा बन गए। तो मैं जब इलाहाबाद में रहता था तो मेरे एक बहन बनाया था, तो बहुत लंबे समय से 2013 में उनकी शादी हुई थी, अभी तक उनको कोई बेबी नहीं था। तो उनके हस्बैंड ने मैसेज किया था हमारी जो दीदी हैं उनके फोन से, तो मैंने 12 बजे तुरंत कॉल किया इधर से। अब तुरंत उन्होंने वीडियो कॉल किया। हाँ, अब ये बच्चा अभी 2.5 घंटे का है और वो वीडियो कॉल कर रहा है, और ये वीडियो कॉल करने में हमको कितना समय लगा? 22-25 साल की जिंदगी जब हमने जी ली, और तब भी हम वीडियो कॉल करते थे तो ब्लर ऐसे दिखता था। फिर धीरे धीरे 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G में हम थोड़ा सा HD दिखे, खुद को देख के अच्छा लग रहा था कि स्क्रीन शॉट ले लेगा कोई तो कोई अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की पीढ़ी तो उसमें पेशेंस कहां होगा। अब हम आते हैं अपनी बात पे। ये जो ट्रांजिशन फेज है, हमने उनके सारे रूट काट दिए, उनकी सारी दोस्ती खत्म करके, और लाके शहर के एक फ्लैट पे जिसपे 3 कमरे हैं, और उनमें से एक कमरा उनको दिया, कहा मम्मी क्या जिंदगी तुमको दे रहे हैं। कमरे का साइज 12x10, 12x10, जितना बड़ा हमारे घर पे गांव में बाथरूम है, वो यहाँ का सबसे बड़ा कमरा है, उसको मैंने मम्मी पापा को दिया। एक बेड दिया 6x6 का, ठीक है, बेड तो सबके यही होते हैं। और मैंने उनको और भी, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के चक्कर में कहा कि यहाँ रोशनी भी आती है, 4x3 की एक खिड़की भी दे दी। और वो छत पे आराम से बैठ के मटर छीलने वाली हमारी मम्मी, और उनको लाके हमने यहां रख दिया। 1-2 दिन तो उनको भी बड़ा मजा आया, क्या व्यवस्था की, मोटा गद्दा है, बढ़िया पर्दे लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। 3-4 दिन बाद जब उनको चाची बुआ और उनकी मोहल्ले वाले लोगों की और हमारे घर पे काम करने वाली की याद आने लगी, अब वो परेशान होना शुरू हुई। 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा अब हम यहां ना रुका, अब हमका जाना है, छोड़ो, हमको बिल्कुल दिक्कत हो रही है। यही काम पापा के साथ हुआ, उनके ऊपर तो हमने समझ लो बम लगा दिया। पापा क्या कर रहे थे, दिन भर बैठ के सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एक सेशन, रिटायर हो चुके हैं,
स्कूल अब जाना नहीं है उनको, और 8 से 11 एक सेशन चल रहा है, 3 चाय पी रहे हैं, फलाने चाचा आ रहे हैं, धमाके काका आ रहे हैं, उनसे वो हो रहा है, कोई आ रहा है पैर छू रहा है, तो कोई किसी की वो, यही सब चल रहा है, किसी का फैसला सुन रहे हैं तो किसी का सुना रहे हैं, यही सब चल रहा है। हो रही बिहार में चुनाव अलग चल रहा है, यहाँ पे उनका रिजल्ट अलग आ रहा है, चलता रहता है कि नहीं? पता नहीं कितनी बार सरकार उन्होंने बदली 3 दिन में। 11 से 1 पे मम्मी चिल्ला रही है कि अब नहाओ खाओ टाइम हो गया है, फिर अंदर जाके हड़का रहे हैं तुम तो हमको बैठने ही नहीं देती हो। अब उनकी चिल्लाहट भी बंद, यहां पे ऐसी कोई सीन ही नहीं है। अब उनकी मानसिक दशा खराब, 1 हफ्ते बाद वो भी मुंह फुलाए बैठे हैं। अब इधर लड़का प्यार जता रहा है या लड़की प्यार जता रही है कि अरे पापा अब आपको यहीं रहना है। अपना तो सुबह चला जा रहा है, मैं तो ऑफिस चला रहा हूं, मेरी एक बीबी है वो भी ऑफिस चली जा रही है, मेरा बच्चा स्कूल चला जा रहा है, और बच्चा बचपन से अभी तक उनके साथ रहा नहीं है तो कनेक्टेड भी नहीं, तो स्कूल से आने के बाद भी उसकी दुनिया अलग है। वीडियो गेम, टीवी, वीडियो गेम से खैर ऊपर आ गए हैं, अब मोबाइल पे गेम खेलते हैं, और फिर वो सब दिन भर वीडियो चैट करते हैं। अब वो सब क्या करते हैं, मोबाइल फोन पे वो टीचर वोचर वाला गेम खेलते हैं सब, वो कैमरा ऑन करके रख देते हैं, मैं टीचर हूं आज तुम स्टूडेंट हो, कर रहे हैं। अब वो बात भी नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है? अब यहां से जो त्रासदी शुरू होती है, अब इसके कारण क्या है? कई कारण हैं। एक तो हमारा यहां शिफ्ट होना, दूसरा यहां पर उनकी जितनी कनेक्टिविटी थी वो सारी चीजें समाप्त हो गई, तीसरा, अब बताइए एक एक कारण। नहीं वो तो ठीक है, वो भी एक कारण है कि वो जब बाहर निकलेंगे तो उनको यहां पे पार्क और अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन दिल्ली में अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो घुटन महसूस होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण, इन पे हम चर्चा करेंगे, अभी हम सब बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि महानगर में वृद्ध जनों की जो समस्याएं हैं उनका कारण क्या है। कारण देखने के बाद में सबसे पहले, प्रस्तावना तो अभी हम करा ही रहे हैं, और उसके बाद में कारण देखने के बाद में हम देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और प्रभाव देखने के बाद में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं कि वृद्ध जनों की समस्याएं दूर हो सकें, और फिर हम उसको देखेंगे कि इसका समाधान, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? और जब ये पूरा हो जाएगा तब हम उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम करेंगे। इस निबंध की शुरुआत कैसे की जाए? एनी आइडिया? सर, अगर कोई न्यूज़ है जैसे गलत हो गया, या मान लीजिए घर खुला रहेगा और घर में चोरी हो गई, तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं? अनुज आप बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनकी जो सुबह की आदत है कि सुबह पूरे खेतों के चक्कर लगाना, लोगों से मिलना, गांव के लोगों से वार्तालाप, भांति प्रकार की चीजें हैं। फिर उनको हम अचानक से हमारा शहर से पल में पलायन होकर के हम उनको वापस ले आते हैं, तो उनको एक 4 दीवारी के अंदर रहना है। एक ठीक है, अब मैं देखिए वहां पे एक बात छूट गई थी, यही जब अगली पीढ़ी आएगी, अब हमारी पीढ़ी अगर यहाँ लखनऊ में शिफ्ट हो गई तो मैं तो यहीं रह ही रहा हूं, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अभी जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, इन बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं तो यहां रह ही रहा हूं। अब मेरा बच्चा अगर मुझे यहां शिफ्ट रखता है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब फिर एक समस्या आएगी, हमारे बच्चे हमको शिफ्ट करेंगे लंदन में। अब हम दिन भर यहां आरओ यारो यूपीएससी यूपीएससी निबंध और हिंदी और ज्योग्राफी ये पढ़ाने वाले व्यक्ति, फिर मुझे लास्ट में ले जाके उसने कहा, जब मैं बिल्कुल ऐसी जर्जर स्थिति में वो झुक के चल रहा हूं ऐसी एक छड़ी लेके, तब मुझे लंदन में शिफ्ट कर दिया। पूरे जिंदगी में अलीगंज और हजरतगंज और यहां पे वॉक किया, अब मैं जाके लंदन में रह रहा हूं, तो ये बड़ी समस्या होगी। तो समस्या कभी समाप्त नहीं होनी है, तो इसीलिए समस्याओं के साथ जीना सीखना होगा, है कि नहीं है? समस्या होगी, और फिर कुछ दिन बाद लंदन में रहने वाले के साथ समस्या क्या होगी? चांद पे फ्लैट। समझ रहे हो? चांद पे भी तो चल ही रहा है, एलन मस्क वाला प्रोजेक्ट चल ही रहा है, स्पेस एक्स से बैठ के श्वेता को जाना है, इसीलिए नौकरी ढूंढ रही है। तो फिलहाल इस पीढ़ी की ये समस्या है। अच्छी शुरुआत है, क्या कर सकते हैं शुरुआत आप बताइए? जैसे आपने उसमें किया था नक्सलवाद वाला, बहुत बढ़िया है। इनकी एक नक्सलवाद वाली शुरुआत वास्तव में मुझे अच्छी लगी, कल मैंने उदाहरण दिया था। क्या कर सकते हैं? कुछ सोचिए, तो इसमें आप बताइए, सब लोग सोच के बैठिए। सबसे अच्छी शुरुआत यहां पर केस स्टडी से होगी।
जैसे एक तरीका होता है कि हम वृद्ध को परिभाषित करें, ये बड़ा घटिया निबंध होता है कि 60 साल से ऊपर के आदमी को जब वो रिटायर हो जाता है उसको वृद्ध की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। और जर्जर वृद्ध तो 75 से ऊपर वाले होते हैं, जिनके अंगूर किशमिश बन चुके होते हैं, स्किन सब सिकुड़ चुकी होती है। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। केस स्टडी से अगर हम शुरुआत करें और एक राम मोहन नाम का व्यक्ति कुछ हम बनाए जिसकी उम्र 70 साल है, और वो इस तरीके से उसको हम लखनऊ या दिल्ली या किसी महानगर में, थोड़ा महानगर में शिफ्ट कराइएगा, लखनऊ थोड़ा सा भी छोटा है उस हिसाब से, करा सकते हैं आप यहाँ भी, तो उससे बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो ग्रीस का तरीका होता है हर जगह, वो जरा आप बताइए। जैसे एक केस स्टडी वर्तमान प्रासंगिकता के साथ, आपको क्या लगता है, आपने अभी तक जैसे कैसे लिखा है, कभी शुरू किया है? बेहिचक कुछ भी आप बताइए। आपकी मम्मी कहाँ रहती हैं? आपके पास रह रही, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले कहाँ रहती थी? शहर में ही रहती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, समस्या है, ठीक है। आपकी मम्मी आती है, 5-6 दिन में कहने लगती हैं। हम तो पापा को जब जब यहाँ लेके आते हैं, मतलब लाते क्या है वो, मतलब अपने आप आते हैं वो, और हम अगर कह देते हैं रुक जाओ तो 2 दिन 48वें घंटे इनके पापा भी ऐसे ही हैं, मजबूरी में रुकते हैं, नहीं तो नहीं। ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, आपको मैं बताऊं, बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। हाँ बताओ, मतलब यहां तक का कि रहती कैसे हो तुम, कैसे रह पाती हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एक केस स्टडी मैंने लिखने की कोशिश की। एक कोई आदमी है या कोई महिला है, वो डिपेंड करता है आप पे, 70-75 साल उसकी उम्र है। सुबह अपनी खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हुए, चुस्कियां लेते हुए, वो सड़कों को निहार रही है, देख रही है। बड़ा अच्छा लग्जरी बढ़िया अपार्टमेंट है, देख रही है, 10वें मंजिल पे बैठी है, चढ़ना भी नहीं पड़ता है, लिफ्ट से चढ़ जाती है, एक बटन दबाती है, सारा काम हो जाता है। ब्लिंकिट से उसके पास सामान भी सारा आ जाता है, जो कि जहां रहती थी वहां नहीं था, वहां 3 किलोमीटर जाना पड़ता था तब नमक मिलता था। यहाँ पे तो सब कुछ 5 मिनट में, 10 मिनट में सब आ जाता है। आप बिल्कुल आधुनिकता से इसको कनेक्ट करके लिखिएगा, बिल्कुल कोई पुराना कंटेंट मत उठाइएगा। और जब वो सड़क को निहारती है, बच्चों की हंसी ठिठोली को देखती है, फिर वो देखती है कि उसको याद आने लगती हैं अपनी सड़कें, गांव की सड़कें, उसको याद आते हैं अपने बच्चे का बचपना, कि मैं कैसे इसको पाली थी और आज इसने यहां पर लाके मुझे रखा है। मैं भले ही सारी सुख सुविधाओं में हूं, लेकिन नीचे उतर के वहां पे मैं नहीं जा सकती, 10वें मंजिल से नीचे उतर के, क्योंकि रोड पूरी भरी हुई है गाड़ियों से, रोड पूरी भरी हुई है, मार्केट जैसा कुछ है, ऐसा भरा हुआ है। और उसी में अब इनके पे आते हैं, उसी में शोरगुल भी है, यानी कि प्रदूषण के सारे आयाम ओपन करिए, एक एक शब्द लिखिए, चिल्लाहट भी है, पर्यावरण भी वहां पे प्रदूषित है, सारी चीजें उसमें आप लिखिए, हर तरीके का प्रदूषण दिखाइए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी दिखाइए। फिर उसकी नजर जाती है पीने वाले पानी वाले टब पे, तो वो देखती है कि यहाँ तो पानी भी खरीद के आता है। इस सारी चीजों को आप रिलेट करते, एक एक शब्द डालते हुए सारे डायमेंशन में, फिर आप आगे बढ़िए, फिर लिखिए। और उसमें ऐसा कर सकते हैं आप, ये सब सोचते सोचते, सारी चीजें देखते देखते, भीड़ देखते देखते, अचानक उसके दिमाग में एक सन्नाटा कहर कर जाता है। ये कोई हॉरर मूवी है जैसा लग रहा है क्या? उसको लगने लगता है कि इतनी भीड़ में भी मैं अकेली हूं, जबकि गांव में मेरे बहुत कम संख्या थी, तब भी मैं पूरा भरा पूरा लगता था, और यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलती है, बाहर निकलती है, सामने वाले अपार्टमेंट की घंटी बजाना चाहती है, घंटी तक हाथ जाती है, फिर सकचा जाती है, पता नहीं वो क्या सोचे, कहीं सो ना रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, और कभी कभी रात में जाते हैं और सुबह आते हैं। इस टाइम का उसको अंदाजा नहीं है, और उसके जैसा कोई सामने घर में रह नहीं रहा है। फिर वो अचानक अपने अपार्टमेंट में वापस आती है, अपने बच्चे को फोन करती है, और फोन करती है तो उधर से आवाज आती है कि माँ मैं अभी बिजी हूं, एक मीटिंग में हूं। बात समझ में आई? वही बच्चा लेके आया है ना उसको, और फिर वो फोन रख देती है, वही अकेली निशा है। डॉट 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 लगाइए, शुरुआत करिए अपने निबंध की कि वृद्धों की समस्याएं क्या है। 4-5-6 लाइन में इसको समेटने की कोशिश कीजिएगा। एक दृश्य क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन भूमिका बनी, कुछ ऐसा आप करिए। बात समझिए। दूसरा भी इसका एंगल हो सकता है, तीसरा एंगल हो सकता है, चौथा हो सकता है, जितने लोग हैं उतने एंगल हो सकते हैं। फिर आप वृद्धों की समस्याओं को थोड़ा सा इंटरटेन करिए, यहां पे उसको लिखिए कि वृद्ध जनों की जो स्थिति है वो किसी एक की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सार्वभौमिक समस्या है, और ये किसी समाज की समस्या नहीं है, ये हर जगह मिलती है, और किसी एक समय की समस्या नहीं है। मैंने आपको
रिलेट किया है कि ये आगे हमारे साथ भी आने वाली है। अभी बहराइच से लखनऊ के बीच में, फिर लखनऊ से लंदन के बीच में आएगी, निश्चित आएगी। और ये जो पीढ़ीगत संघर्ष होता है ये बड़ा कठिन होता है, और दो पीढ़ियों के विचार कभी मिलते नहीं। लोग कहते हैं ना कि पापा को दोस्त बना लो, मम्मी को दोस्त बना लो, कितना भी बना लो, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। और बनेंगे भी कैसे, बनेंगे कि वैसे बनेंगे कभी। वो डनलप पे बाबा हमारे चलते थे, और उस समय वही उनका बड़ा ठाठ था कि उनके पास डनलप है। पापा ने फिर जीप खरीदी, अब उस जीप से मुझे चलना हो तो मुझे कहां अच्छा लगेगा, लेकिन पापा के इमेज में, दिमाग में वही रहता है कि यार मैंने जीप खरीदी थी 1993 में, सच घटना है। अब उनकी 93 की जीप मेरे किसी काम की नहीं, मैं तो ना बैठूं उसमें, गड़गड़ गड़गड़ कर रही है, खुला है, बौछारें मार रही है, धूल सारी पड़ रही है। यहां तो हम लोग कार का शीशा उतारते ही नहीं है, चाहे जितना गर्मी चाहे इतना ठंडी, कार का शीशा नहीं उतरेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? गाड़ी वही 4 पहियों वाली, अंतर है ना। फिर अब हम सोच रहे हैं कि हमारे में वॉइस कमांड होना चाहिए, है ना, ओपन द डोर, तो वो डोर ओपन हो जाए, है ना। म्यूजिक बजाओ, एलेक्सा म्यूजिक बजाओ, और जरा पीछे जाओ तो एक आदमी आता था, फिर वो डेग उठा के रखता था, फिर उसके कनेक्शन जोड़ता था, तो चिंग पी आवाज आती थी, फिर कैसेट को ठोका जाता था, फिर ऐसे करती थी, फिर से उसको घुमाया जाता था पेन लगा के, फिर उल्टा सीधा करके, फिर तो उसमें आवाज आती थी गिर 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 गिर। कहते थे वाह क्या उस्ताद अली खां, क्या बिस्मिल्लाह ने सरांगी बजाई, मतलब जो भी बजाया। और आज यहां पर अगर डीजे वाले बाबू थोड़ा सा बेस कम कर दें तो समस्या हो जा रही है। और बोरियत का तो पूछो ना, मैंने आपको बताया 50 किलोमीटर से ऊपर जाना होता है, गाड़ी में बच्चे बोर होने लगते हैं, वो कहते हैं मैं बोर हो रहा। अरे क्या करें यार, छत पे बैठ जाओ जाके, बोर होते हैं, अजीब सा। यहां तो आज तक हम लोग पूरी जिंदगी में बोर ही नहीं हुए, और अगर होते भी तो उठा के धूप में खड़ा कर दिया जाता, जब तक आमलेट नहीं बन जाता। खड़े रहो, बोर हो। यहां से आप अपने निबंध को शुरू करिए और आगे उसमें लिखिए कि ये किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सार्वभौमिक समस्या है, और ये समस्या केवल भारत की नहीं है, ये समस्या अमेरिका की भी है, ये समस्या यूरोप की भी है, ये समस्या चीन की भी है, ये जापान की भी है। रूप परिवर्तित है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किस पे रहना है, केंद्रित किस पे रहना है, भारत पे रहना है। ठीक है, ठीक है। कारण क्या है समाजशास्त्रियों? सामाजिक संरचना की दृष्टि से दो सोशल कोई टर्म्स बताइए, आप लोगों ने ऑप्शनल लेवल पर समाजशास्त्र पढ़ा है, कि क्या कहते हैं इसको? सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सोशल कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है तो उसमें एजिंग, एज जब बढ़ता है, एज बढ़ने के बाद में यह समस्या आती है, क्योंकि जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, वो अपने मुताबिक जीता है। काम अब वो बंद कर दिया तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अब तो इसका कोई वहां काम है नहीं, है ना। अब मेरी नजर में तो यही लगेगा ना कि पापा की तो पेंशन आनी है, चाहे वो बॉम्बे में रहे, चाहे वहां रहे, चाहे जहां रहे, मैं तो यही समझूंगा ना। तो मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, इनको शिफ्ट कर देते हैं अपने साथ, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। दबाव कभी नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए। लेकिन कई बार मजबूरी होती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट। अब मैं ही अकेला अगर देखने वाला हूं तो उनकी देखभाल कौन करेगा, या उनका इलाज यहीं होना है तब तो डॉक्टर को दिखाने के लिए तो लाना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप इसको कहें तो वृद्धावस्था क्या केवल आयु बढ़ने का संकेत माना जा सकता है, या फिर कुछ और? मानसिक भी होती है, बहुत सारे लोग 80 की एज में भी अच्छे फिट भी रहते हैं, बहुत सारे लोग 60 में भी परेशान रहते हैं। और ये परेशानी अब धीरे धीरे कम एज वालों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये भी तो हो रहा है। हंसमुख लोग कहां मिल रहे हैं, मुस्कुराता चेहरा कितना कम होता चला जा रहा है। अगर 40-50 की एज में भी पहुंच के कोई मुस्कुराता है आपको देख के, तो समझ लो कि वो जिंदा दिल इंसान है। अब तो बच्चों की मुस्कुराहटें गायब हो गई हैं, बच्चों की मुस्कुराहटें गायब हो गई हैं, अजीब सी डलनेस दिखती है, मुस्कुराना सब भूल से गए हैं। लेकिन वृद्धावस्था केवल उम्र बढ़ना नहीं है, वृद्धावस्था बहुत सारी चीजों को लेके आता है। वृद्धावस्था आपकी क्षमताओं को कम करता है, वृद्धावस्था आपकी निर्भरता को बढ़ाता है। 14 साल तक का बच्चा जैसे निर्भर होता है, इसीलिए वो माना जाता है ना, वर्किंग जो पॉपुलेशन है, आश्रित पॉपुलेशन है, आश्रित जनसंख्या कैसे मानी जाती है? 14 से 59 साल के बीच में छोड़ के, हाँ 15 से 59 के बीच के छोड़ के, इस 14 के नीचे और 60 से ऊपर माना जाता है कि नहीं? तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बूढ़े बच्चे एक समान होते हैं। तो वृद्धावस्था केवल आयु बढ़ना नहीं होती है, उसमें निराश्रित हो जाते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि मजबूरियां भी होती हैं, और कई बार
ऐसी मजबूरी में उनको करना पड़ता है। इन सारी चीजों को आप प्रस्तावना में लिखने के बाद में अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम आपको लिखा देंगे। कारण में सबसे पहला है कि परिवार का संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियराइजेशन उसको बोलते हैं। समाजशास्त्र में एक शब्द है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। न्यूक्लियराइजेशन क्यों हुआ गिरीश, क्या कारण था इसका? तो जॉब की वजह से, अच्छा नगरीकरण, औद्योगिकरण, यही नगरीकरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोजगार। नगर में ज्यादातर लोग रहने आते हैं रोजगार के कारण, सुविधाओं के कारण, शिक्षा आदि सुविधाएं, ठीक है, जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए लोग वहां पर आते हैं कि वो हमको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब जो परिवार का संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में बातचीत करने का, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करने का, एक दूसरे की हेल्प करने का, ये कोई इशू कभी नहीं हुआ, हमेशा कर सकते थे, क्योंकि 25 लोग 30 लोग रह रहे हैं एक परिवार में, है ना। संयुक्त परिवार की समस्याएं भी हैं। आंचल विकासात्मक परिवार नहीं होता है वो, एक लोग कमाते हैं, 2 लोग कमाते हैं और 20 लोग खाते हैं। वहां पे डेवलपमेंट के लिए बंटवारा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसको भावना के साथ मत जोड़िएगा प्लीज, नहीं तो अभी तुरंत यहां पर एक डिबेट शुरू होगी कि नहीं, क्या विकास के नाम पर हम खून का रिश्ता भूल जाएंगे? नहीं, अगर नहीं भूल जाएंगे तो समस्या होगी, है ना। बाहर जो निकला नहीं वो विकास कैसे कर पाएगा, उसका कोई डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब इसमें होता क्या है, जो इंटर जनरेशन बॉन्डिंग है, जब न्यूक्लियर फैमिली, कारण तो जो है वो लिखने का स्कोप यहां पे नहीं है, आप लिख नहीं पाओगे, तो इंटर जनरेशन बॉन्डिंग कमजोर होती चली जा रही है। अंतर पीढ़ीगत जो एक जुड़ाव था, लगाव था, वो कमजोर। इस टर्म का अगर आपने यूज कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस टर्म को यूज कीजिएगा, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग, अंतर पीढ़ी जुड़ाव, ठीक है। ये सोशियोलॉजी के टर्म्स हैं और ये सोशल ऐसे है ना, सोशल ऐसे टॉपिक है ये, ठीक है। और जो, क्योंकि वृद्ध जो है, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उनकी रिलेवेंसी बनी रहती है, वो रिलेवेंट रहते हैं। कुछ नहीं तो वो सुझाव देने के ही काम आते हैं, वो पूरा संभाले हुए हैं, वो काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। अभी भी कुछ परिवार हैं जहां दादा को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आईफोन क्या होता है, लेकिन दादा जब कहेंगे तभी पोते को आईफोन दिलाया जाएगा। ऐसे परिवार मिलेंगे आपको अभी, ठीक है ना। तो है क्योंकि वो मालिक है, अब वो पैर दबा रहा है, आईफोन लेना है, तो वो कुछ जान मान नहीं पा रहे, उनके लिए वो प्लास्टिक का डिब्बा है, तो उनसे झूठ बोला जाएगा 11,975 रुपए का है, ठीक है। और वो भी 11,000 का फोन लियो, फोन से बात ही तो करना है। बात ही तो करना है। हमारे एक बाबा, मतलब बाबा के भाई, उन्होंने कहा कि कार होती है, ये 75 लाख की कार होती है, आदमी तो बैठेंगे, चलेगी ही तो हमने कहा नहीं, अंतर होता है। तो क्या उड़ेगी क्या? तो हमने कहा नहीं, अंतर होता है, सेफ्टी फीचर। कहीं मौत कोई देख के आया है क्या? कुर्सी बैठ के गिरे, हमारे एक दोस्त मर गए, बैठे बैठे मर गए। एक जने लेटिन गए रहे, निकलबे नहीं कि नहीं, तो कार लड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे से तर्क आपको दे देंगे कि कोई वही नहीं। तो हमारे एक दोस्त तो खाना खा रहे थे, कौर लेते हुए मर गए थे। तो इसे कार में सेफ्टी फीचर की क्या जरूरत? मरना होगा मर जाएंगे, देव जो लिखी हुई है वही। बात समझ रहे हो? बड़ी समस्या है, आप उनसे जीत ही नहीं सकते। तो 11,000 का आईफोन भी उनको, लेकिन एज बढ़ने के साथ जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो रिलेवेंसी है वो कम हो जाती है। उनको क्या लगने लगता है कि जो फंक्शनल रिलेवेंसी आती है, इररिलेवेंट हो जाते हैं फंक्शनल, क्योंकि अब वो शरीर से कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब वो भार बनने लगते हैं। यहां पे समस्या है। लड़का रख रहा है, हो सकता है वाइफ नहीं चाह रही है, बेटी रख रही है, हो सकता है दामाद नहीं चाह रहा है, भार के तौर पर रख रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। बुद्धि की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुद्धिमान ये लड़का अपने को ज्यादा समझ रहा है, लड़की अपने को ज्यादा समझ रही है, और इससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं, शरीर में क्षमता नहीं है। यहां पे समस्या आ जाती है, जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तीसरी चीज है कि बच्चे जो एक सिंड्रोम है, सोशियोलॉजी में कहा जाता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। और ये एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कैसे आता है, नोट करिए इसको, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। जब बच्चे दूर चले जाते हैं कमाने के लिए,
कमाने के लिए जाते हैं। तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम इसी को बोलते हैं। ये टर्म यूज कर देंगे ना आप इन सारी चीजों को, तो जैसे लगेगा उसको ना कि ये कुछ तो पढ़ा है ना, तो उसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। तो एम्प्टी रेस्ट नेस्ट जो सिंड्रोम है, यानी कि बच्चे चले गए, बच्चे चले गए। अब दूसरा एंगल देखिए, वो शहर में ही रह रहा है बचपन से। मैं जहां ले जाना चाहता हूं उसको आप समझिएगा। वो शहर में ही परिवार बचपन से रह रहा है, लेकिन बच्चा चला गया, कनाडा शिफ्ट हो गया, और महानगर में वो बचपन से रहा है। अब ये अकेला हो गया कि नहीं? बूढ़ा बुढ़ऊ 2 लोग बचे, और वो कनाडा में नोट छाप रहा है, महीने की कमाई उसकी 25 लाख रुपए की है, तो 2 उसने यहाँ पे एक नर्स रख दी है जो उनकी देखभाल करती है, और एक खाना बनाने वाली, एक अपना साफ सफाई के लिए 3 रख दिया है। तो 30,000 रुपये उसके खर्च हो जा रहे हैं, उसको कुछ उसमें हुआ नहीं, और वो सोच रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन यार ये जो खाली हो गया, यहां पर जो कमी आई उसको कौन पूरा करेगा? पैसे से पूरी होगी क्या? लाख रुपए और वो भेज दे, यहां मर्सिडीज कार खड़ी कर दे, शॉपिंग वॉपिंग सब होती रहे, बुढ़ौती में कौन शॉपिंग करता है? तो ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, ये बड़ा खतरनाक है। अब ये वृद्ध गांव से नहीं आया है, ये यहीं रहता था, लेकिन इसका बच्चा कहां चला गया? इस महानगर से दूसरे महानगर में चला गया, दूसरे कंट्री में चला गया। तो अब दूसरे कंट्री में जो शिफ्टिंग हुई, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कहीं भी चला गया, लंदन जाके शिफ्ट हो गया, तो ये महानगर में फिर अकेला रह गया ना। तो ये महानगर का व्यक्ति भी महानगर में अकेला हो सकता है। इन कह तो सकते हैं, नहीं इसमें पश्चिमी संस्कृति का इन्वॉल्वेशन नहीं है, ये सब रटी रटाई बातें हैं। जैसे हम हर चीज की समस्या को ढूंढते हैं जनसंख्या वृद्धि में, हर चीज की समस्या को हम ढूंढने लगते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तो जनसंख्या तो नहीं रहेगी तो समस्या क्या रहेगी? दगा दो एक बम खत्म हो जाए धाए से सब। तो ये इसको ऐसे मत कहिए, इसमें पश्चिमीकरण की कोई बात नहीं है, केवल वो रोजगार की दृष्टि से चला गया, अपॉर्चुनिटी की बात है, उसको अच्छा अवसर मिला, सुविधाओं के अवसर की दृष्टि से वो गया है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा है शहरी गुमनामी और सामाजिक एकाकीकरण, ये एक कारण है। इसमें आप क्या लिखेंगे? अर्बन जो शहर होता है, शहर और गांव के कल्चर में अंतर होता है। अब गांव में भी वो कल्चर खत्म हो रहा है, आपको पता है, बहुत कम हो गया है। आपको याद है? अच्छा, कोई कितने लोग इसमें गांव देखे हैं सही से? सबने, चेतना आपको छोड़ के सबने गांव देखा है, गांव देखा है। गांव की कभी शादी देखी है? कोई शादी बचपन में जब आप देखो छोटी सी थी, ऐसे घूम रही थी फ्रॉक पहन के, तो कोई शादी गांव की देखी है? देखिए, आपने गांव की औरतों को रोटी बेलते पूड़ी बेलते देखा है? देखा है ना? गांव के लोगों को मिलके खिलाते देखा है? ऐसे किसी के यहां से इतना बड़ा परोसने का कुछ आ रहा है, किसी के डुलवा नोइया सब लाके परोसते देखा है? देखा है ना? सब गायब हो गया। तो वो जो मेल जोल था, वो जो प्रेम व्यवहार था, वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब जब वो सारी चीजें रह ही नहीं गई हैं, और ये जो बुढ़ऊ हैं ये यही इसी के आदी हैं, इनको लाके तुमने रख दिया फ्लैट में। अब शहर में भीड़ तो बहुत है, लेकिन वो अकेला जीवन जी रहे हैं। शहर में भीड़ तो बहुत है, लेकिन वो अकेला जीवन जी रहे हैं। तो शहरी गुमनामी और सामाजिक जो एकाकीकरण है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, पड़ोसी संबंधों का क्षरण हो गया कि नहीं हो गया? जो पड़ोसी लोग थे, अब वो पड़ोसी नहीं रहे, पड़ोसी ना रहा। कहां रहा? आपको मैं बताऊं, मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से देसी व्यक्ति हूं, गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने अपने गांव में बहुत सही से देखा है कि एक घर में आग जलती थी और बाकी सर घर में माचिस की तीली नहीं, आग मांग के चूल्हे जलाए जाते थे। ठीक है ना? बचपन में हम लोग खेलते खेलते जहां चले जाते थे उसी के यहां खा लेते थे। अब तो हाइजीन देखी जाती है, हाइजीनिक खाना। दूसरे के बच्चे को मत खिलाना है, कहीं की फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? बात समझ में आ रही है? अब कितना दुराव हो गया है। पहले मोहल्ले का बच्चा अपना बच्चा होता था, बायोलॉजिकली नहीं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सारे मोहल्ले के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ऐसा कहीं कह मत दीजिएगा। सामाजिक तौर पे मोहल्ले का बच्चा आया तो हम नाश्ता कर रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो उसको खिलाएंगे, कोई वो नहीं, उसकी मम्मी उकड़ेंगे, डांट देंगे उसको, बट बड़ी आई है 4 दिन से यहाँ। हम और हम भरोसे पूरा बचपन में लंगोटिया यार, एक रोटी ऐसे काट काट के दांत से खाए हैं। अंबिया तो हम साथ साथ चूसते थे ऐसे, ये आई है बड़े, उनके बच्चे के हम खिलाएंगे नहीं। लेकिन अब जरा कह के देखो,
दिक्कत हो जाएगी। तो पड़ोसी संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए, धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो गई। और शहर में तो ये होते ही नहीं है ना। एक फ्लैट में मैं किराए पे 2 साल रहा, यहीं पे बिल्कुल यही बहुत अच्छी जगह पे, पॉश एरिया था इसका, इंदिरा नगर का गोयल अपार्टमेंट था, और वहां पे रहा। और मेरे बगल में कौन रहता था, मैं जब छोड़ने लगा उस दिन वो मिला मुझसे, कहा सर जा रहे हैं भाई साहब आप? हमने कहा हाँ हाँ आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा गवर्नमेंट वाला वो हो गया तो मैं वहां चला गया। लगभग एक साल रहा, 2 साल नहीं, 1 साल। तो उस दिन उससे मुलाकात हुई, मेरे पूरे साल 1 साल में रहा। ऐसा होता है, सच बात है ये। नहीं मिला वो मुझसे, ना मैं उससे मिला, ये भी तो है, मैं भी तो उससे नहीं मिला, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि मिलते हैं हम स्वार्थ के कारण, मिलते हैं हम आवश्यकता के कारण, स्वार्थप्रद सारी चीजें। यानी कि एक लाइन में हम कहें तो जो कैपिटल, सोशल कैपिटल थी, जो हमारी सामाजिक पूंजी थी, वो समाप्त होती चली जा रही है। सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, ये शब्द आना चाहिए आपके निबंध में। ये जब आप लिखिए शहरी गुमनामी और सामाजिक एकाकीकरण, तो सोशल कैपिटल, मैंने टर्म्स ढूंढे हैं आपके निबंध के लिए, तो उसको लिखिए। बाकी तो सामान्य तौर पर आप सब लोग लिख ही देंगे, हमारी क्या जरूरत है उसमें। तीसरा यहां पर है आर्थिक निर्भरता और डिजिटल विभाजन। आर्थिक निर्भरता, डिजिटल डिवाइड, और आर्थिक निर्भरता यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है। पेंशन सीमित है, पेंशन सीमित है, और पेंशन मिलेगी भी साहब, पेंशन मिलेगी अभी ये आसान्वित है, आशा है, संघर्ष चल रहे हैं। ये तीनों मास्टर साहब हैं, है ना, ये तीनों लोग। आपकी क्या स्थिति, पेंशन में है? नहीं है, देर हो गई थी, काफी देर हो गई थी, 16 में बहुत देर हो गई थी। हाँ, 6 के बाद कहाँ। अब बात आप समझो, पेंशन अगर तगड़ी हो जाए, हमने ध्यान दिया, ऐसी व्यवस्था कर लो कि पेंशन की जरूरत ही ना रहे। हम अरे इनकी प्लानिंग अभी ये सबसे शेयर नहीं किए हैं, हमसे शेयर कर चुके हैं, तो हम तो जानते हैं कि सचिवालय में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन नाम सहित नहीं मैं बोलूंगा, नहीं तो ये वीडियो बाद में निकाल के फिर कार्रवाई हो जाएगी इनके ऊपर, ठीक है। अब पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 हजार रुपए मिलते हैं, और 40-50 हजार रुपए आज के जो नवयुवक है उसके लिए लगता है 40-50 हजार रुपए क्या होते हैं। तो वो देखो, कितने भी संबंध क्या हो, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है, मान रहे हैं कि नहीं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। 99% काम, मैं जितना यहाँ पे सब लेक्चर बघा रहा हूं, जब फीस आप लोग नहीं देंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा। नहीं, मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए फिर मैं कहा ये बहुत बढ़िया यहाँ से खड़ा हूं, बढ़िया लेक्चर दे रहा हूं, सब ऐसा नहीं होगा, है ना। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। हमसे जब कोई कहता है कि आगे बैच बेचने, अपनी फीस लेने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, मैं कहता हूं आप लिख के एक नोटरी पे दे दीजिए कि नौकरी के बाद आप तनख्वाह नहीं लेंगे, मैं जब तक आपके सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको बच्चे की तरह पालूंगा, उसके बाद जिस दिन नौकरी लगी सारी तनख्वाह अपने में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। और समय भी 6 महीने ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चा मेरा इतना नालायक नहीं हो सकता है कि 6 महीने में तैयारी ना कर पाए। 6 महीने पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन लिख के देना पड़ेगा कि तनख्वाह का 90% मैं लूंगा। मुझे कोई फीस की जरूरत नहीं है, मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं लोन ले लूंगा कहीं से, बाद में किसने भर दूंगा। बात समझ में आ रही? तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो पैसे के बिना तो कुछ होना नहीं है। तनख्वाह, पेंशन बहुत कम, हमारे यहाँ तनख्वाह बहुत ज्यादा थोड़ी ना है। टीचर्स की सैलरी लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी है, टीचर्स की सैलरी अच्छी है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई और गुंजाइश नहीं है। मिड डे मील में कितना कोई खा जाएगा, कुछ नहीं है। कितना खा जाओगे बच्चों का, 50 हजार रुपया बचाओगे, 5 लोग हैं, 10-10 हजार बांटने में आएगा। और कौन खाता है इतना, आत्मा सबकी मरी नहीं होती है। उसमें प्रधान जी का भी, सचिव जी का, वीडियो के यहाँ भी जाता है, पूरी लिस्ट है उसमें, मैं परसेंटेज पर बता दूं आपको, ठीक है ना। तो कितना, 10 हजार रुपया, तो जो 90-1 लाख पा रहा है उसके लिए 10 हजार रुपया, 1 लाख इनकी तनख्वाह है, अब उसमें 10 हजार रुपया और उसमें कोई नहीं। और पेंशन लगभग आधी, अब तो पेंशन है खत्म। बुढ़ौती के बारे में सोचो, बच्चे क्या करेंगे, 2 हैं, ठीक है। तो अरे एक बात मैं बता रहा हूं, तो ये कि ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या है कि अब एक निर्भरता भी बड़ी समस्या है। अस्पताल कहां पे, शहर में। ऑनलाइन बैंकिंग किसको आती है, बच्चे को। ओटीपी किस पे जाता है, बच्चे के उस पे। हर महीने, ये बड़ी छोटी चीज है,
आपको मैं बताऊं, कुछ अभी जो शिक्षिकाएं हैं, उन शिक्षिकाओं का वेतन शिक्षिकाओं को नहीं पता है अगर मास्टर रोल में वो ना देखें, क्योंकि जो महीने का मैसेज आता है वो हस्बैंड पे आता है। एटीएम कार्ड हस्बैंड यूज करता है, उसके बिहाफ पे, अकाउंट के बिहाफ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो हस्बैंड यूज करता है। खैर वो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, नो कमेंट। लेकिन महिला सशक्तिकरण जब मैं आपको कराऊंगा तो ये बहुत खराब चीज है। कैसी सशक्त महिला? सशक्त लेबर महिला है ना? कमाए वो मौज कोई और मारे, बढ़िया फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो, स्कॉर्पियो से घूम रहे हो, और किस्त कहां से जा रही है? ऐसा होता है। अब लड़के पे पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लड़का कर रहा है, तो बप्पा को मजबूरन उसी के कहने में रहना पड़ रहा है। छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। समस्या हो रही है क्योंकि बप्पा को पता नहीं है कि डिजिटल कैसे क्या होता है। बड़ी समस्या है। आर्थिक असुरक्षा, आत्मसम्मान, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। आर्थिक निर्भरता और डिजिटल जो डिवाइड है उसमें आप यही लिखेंगे कि आर्थिक तौर पर एक तो पेंशन कम है, और दूसरी चीज है कि जो डिजिटल अभी उनको समझ में नहीं आता है, इसकी भी निर्भरता बच्चों पे है, तो उनको बात माननी पड़ती है। बोलिए, पहुंच से बाहर है, उनको समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी। और फिर आप कहोगे हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हमारे बच्चे, तब तक और नई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, और हम लोग डरेंगे। इस उंगली में पूरा फिट है, इस उंगली का दे दिया गया है तो ऐसे हो गया पेमेंट। जैसे इस सब मोबाइल में हम लोगों के है ना एनएफसी, एनएफसी में कुछ नहीं करना है, ऐसे पास से गुजार दो बस, इसमें एनएफसी है तो पास से गुजार दो, पेमेंट हो गया, है ना? तो कुछ दिन के बाद में ऐसे हो जाएगा, तो हम लोग तब डरेंगे नहीं। अब हम बुढ़ा चुके हैं, अब डर, और बुढ़ौती में डर बहुत लगता है। सबसे ज्यादा मरने से कौन डरता है? 92 साल का व्यक्ति। सबसे कम मरने से कौन डरता है? 92 दिन का बच्चा। जितनी ज्यादा उम्र उतनी मौत से डर, बिल्कुल उल्टा होता है। और डरना सबसे ज्यादा किसको चाहिए? उस बच्चे को जिसको पूरी जिंदगी पड़ी है, उसको बोध ही नहीं है। और सबसे ज्यादा डर कौन रहा है? जो पूरी जिंदगी जी चुका है, आपको जरूरत ही नहीं है। 92 साल के बाद यहां क्या करोगे? दांत है नहीं मुंह में, कुछ खा पा नहीं रहे हो, निगल रहे हो सब, है ना? कुछ तुम्हारी कोई वो भी नहीं है। अभी एक कोई बोलेगा रतन टाटा तो डिसीजन लेते थे, सारे रोल रतन टाटा ही नहीं होते हैं, लेकिन रतन टाटा भी जीना तो चाहते थे ना 92 साल, क्योंकि वो और महत्वपूर्ण असिस्ट हो गया। तो ये स्वास्थ्य और सुरक्षा का संकट, ये तो सामान्य सी बात है, आप लिख देंगे, है ना? जो बहुत सारी लाइफ स्टाइल के कारण डिजीज आती हैं, वो समस्याएं होती हैं। अब 92 साल की उम्र में आप, मतलब आप उसको लाइफ स्टाइल से भी जोड़ सकते हो और लाइफ के एक उस पड़ाव से भी जोड़ सकते हो कि वो समस्याएं होनी है, निर्भरता बढ़ जाती है। 80-85 साल की उम्र के व्यक्ति से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि वो अपने आप खाना बनाए, खाए, सब्जी लाए, 2 लोग, है ना? तो ये निर्भरता का बहाना करके आप उसको लेके चले आते हो। अब आप उसका कुछ, वो चुपचाप बेचारा रो रहा है बैठा, रोते हुए देखा है मैंने लोगों को, सच में देखा है। मैं पार्क में जाता हूँ कई बार टहलने, तो वहां पे लोग मिलते हैं। एक दिन मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सुबह 5 बजे ही चला गया पार्क। अब मुझे दर्द हो रहा था, यही अभी इसी बीच की बात है। अब मैंने सोचा कि मैं पहला विजेता हूं वहां का पार्क का। वहां 1 घंटा पहले से 2 लोग बैठे थे, 2 बुढ़ाऊ बैठे थे वहां। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा आप लोग बहुत जल्दी आ गए। तो नहीं, हम तो 1 घंटे हो गया है, हम 5-10 पे पहुंचे थे। मैं बड़ा निराश हो गया कि मैं इतनी जल्दी आया तब भी मैं पीछे रह गया। मतलब टॉपर्स के नंबर हमेशा ऐसे होते हैं जो स्वप्निल होते हैं। तो मैंने उनसे बात की ऐसे, तो कहें तो घरे भैया क्या करी, भैया दुल्हन है, वो सोवा करती हैं, 8 बजे उठती हैं। तो हम कहें अच्छा, तो कहीं हम उठे न अपना चले आए ना, 8 बजे जेबे तो चाय पानी करब, आखिर वहां बैठ का करी। अब हुआ रहो तो मन करत है चाय पियो, अब वो किचन में हमका जाए नहीं देती है। कभी बूढ़ों से आप बात करके देखिए, आप हमेशा दोस्त बनाइए किसी बुजुर्ग इंसान को, और उससे जरा प्यार से बोल के देखिए कि कितना सम्मान हो, आप कह के आपसे बोलेगा। और जो कहीं दोस्त आपने अपने छोटे उम्र के व्यक्ति को बना लिया, अबे काल है, तू आई नहीं थी कल, और अंदर बुरा लगा करेगा, यार ये तू कह रही है मुझे, बड़ी समस्या है, कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे बाबा 103 साल की उम्र में, उनका देहांत हुआ 2007 में, 1903 की उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, 103 साल कुछ महीने वो जिए, और लास्ट तक उन्होंने कभी मुझे तुम कह के नहीं बोला, वो हमेशा आप कहते थे। सेना से रिटायर्ड थे वो, और मतलब मैंने देखा कि उन्होंने कभी तुम कहा ही नहीं मुझे,
हमेशा आप कह के बोलते थे, तो हम लोगों की बचपन से ये आदत ही बन गई आप ही कहने की, इस तरीके से। मतलब उनका कहना था कि जैसा हम बोलेंगे ऐसे। तो अब होता यह है कि मतलब धीरे 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 इन लोगों का कई तरीके से ये बाबा की याद आ गई ना थोड़ी सी, तो कई तरीके से ऐसा होता है कि डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। अब उस उम्र में कुछ वो नहीं कर सकते, उस उम्र में वो डिपेंडेंट हैं, अब उनको इसी बहाने रखा जाता है। अब वो जब वहां जाएंगे तो वो तनाव में रहेंगे, वहां का प्रदूषण झेलेंगे और वो समस्या और बढ़ जाएगी। शहर में आके उनको ठंडी हवा भी नहीं मिलनी है, समस्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? शहर में आके उनको और सारी समस्याएं, ये स्वास्थ्य सुधार के लिए लाया गया था ना, ये और समस्या बढ़ जाएगी। अगला कारण है मूल्य परिवर्तन और उपभोक्तावाद। आजकल का एक टर्म है, इस टर्म को नोट करिए, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल में ISM लगाइए, क्या बोलेंगे इसको? इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद, हम स्वतंत्र हैं। और इसको क्या कहते हैं? प्राइवेसी। इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पेस बोलते हैं ना, प्राइवेट स्पेस चाहिए हमको भाई। आजकल रिश्तों में सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है? प्राइवेट स्पेस की, कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी अपनी प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, जिस स्पेस पे हम बैठ के पूरी दुनिया की सैर कर सकें, स्पेस क्राफ्ट पे। अब हर व्यक्ति को प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो कितने 24 घंटे तो होते हैं, 12 घंटे तो तुम बाहर काम कर रहे हो, 7-8 घंटे सोने हैं, 3-4 घंटे खाने पीने और नैतिक क्रियाओं में लग जाते हैं, खत्म मामला। और डेली इतने 24 घंटे होते हैं, 6 महीने तक बात ही नहीं हो पाती है। जब दोनों लोग वर्किंग होते हैं, मैं बताऊं 6 महीने बात ही नहीं हो पाएगी आपकी। किसी टॉपिक पे बात करना है, हफ्ते 10 दिन से प्लान चल रहा है कि संडे को बात करेंगे, और उसके बाद में पता चलेगा संडे को कुछ नया एंगेजमेंट आ गया। क्या आ गई? व्यस्तता आ गई, ठीक है, और आप वहां चले गए, या कोई आपके घर आ गया, समस्या हो जाएगी। हेलो क्लास, ठीक है। तो अब समस्या हो गई, फिर नहीं हो पाएगा। तो अब बड़ी समस्या है, 24 घंटे तो होते हैं और सबको तो समय देना है, और सबसे लास्ट नंबर आएगा किसका? घर में बूढ़े बुजुर्ग का। समस्या हो गई। उपभोक्तावादी संस्कृति है, सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल की जो संस्कृति है वो कैसी है? उपभोक्तावादी। तो लोग कहेंगे यार हम पैसा कमा रहे हैं तो इनको चलो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और आराम से वहां पे ये रहेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्या करना है, पापा मम्मी को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी चाहिए, मालिश वालिश भी बता देंगे, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, और 10,000 रुपया आजकल बस, खाली 2 करोड़ रुपए, मसाज वसाज सारी व्यवस्थाएं होंगी वहां। वही कह रहे हैं, है ना। अब 2 करोड़ रुपए उनके लिए कुछ है नहीं साल भर का, क्योंकि वो 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 2 करोड़ खर्च कर दे रहे हैं। 2% तो हुआ, बहुत है 2%। पढ़ाए लिखाए थे, इतने पैसा तो लगाए थे, इतना भी नहीं लगाए थे, हो गया। समस्या है बस खाली 2 करोड़ रुपए। वही तो मैं कह रहा हूं ना, 2 करोड़ रुपए मतलब बहुत अच्छी, मतलब थोड़ा 7 स्टार वाली व्यवस्था होगी। 2 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 7 स्टार होटल टाइप का। बात समझ में आई? अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत सामान्य सा है। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, श्वेता बताइए? सोशल आइसोलेशन क्या पड़ेगा? सोशल आइसोलेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब ये वृद्ध बैठ के पंचायत करता था, मोहल्ले का नेतृत्व तो यही तो करता था। कैमरे के रूप में वही आंटी काम करती थी ना, जॉब शिफ्ट होके वहां चली गई, अहमदाबाद में रह रही हैं। अब वो छज्जा सूना है, वहां कोई कैमरा लटक ही नहीं रहा है। शर्मा जी की बेटी कहां जा रही है अब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सोशल आइसोलेशन, गिरीश को बहुत मजा आ रहा है। और जब ये वृद्ध चला गया जो कनेक्शन का काम करता था, तो सामुदायिक जो संबंध थे वो बिखरने लगे। ये प्रभाव अब यहां भी पड़ेगा। ये प्रभाव कहां पड़ेगा? जहां से ये चला गया, जहां नहीं रहा, और जहां जाएगा वहां पे भी 2 लोग, क्योंकि ये बुढ़ापे में मिल रहे हैं। दोस्ती तो भैया वही वाली होती है जो नाक पोंछने वाले समय होती है, वो नहीं टूटती है। बाकी ये जो रिश्ते होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद वाले होते हैं, ये ज्यादातर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे संबंध बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कुछ ना कुछ कारणवश ही बनते हैं, निस्वार्थ नहीं होते हैं। और बचपन का जरा दोस्त याद करो जिसकी टिफिन से आपने पराठे तोड़ के खाए हैं खींच के। वहाँ भी अगर स्टेटस चेंज हो
ठीक है, नहीं रहती है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। एक वहीं पे गल्ले का व्यवसाय करने लगा और एक अमेरिका चला गया तो नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात बता रहे हैं, अब इसको उठा के अचानक रख दिया गया तो एक तो सोशल आइसोलेशन होगा, दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, जो सामुदायिक जो कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व वो कर रहा था, जहां पे वो कनेक्शन का काम कर रहा था, वो कनेक्शन अब नहीं रह जाएगा जिसमें बीच में वो था और उसके कारण चारों तरफ कनेक्शन था, नहीं हो पाएगा ना। तीसरी चीज क्या होगी, एक चीज और ये होगी कि उम्र के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाने लगेगा। पहले इज्जत होती थी कि बड़े लोग हैं उनसे अदब से बोलो, अब कहेंगे अब एक लाइन आप ज्यादातर सुनते होंगे, बड़ाओ चुप रहो, ज्यादा ना बोलो। पहले हमारे संस्कारों में था कि सबसे ज्यादा सम्मान किसको दिया जाना है, जो परिवार में सबसे बड़ा हो, और अभी इसको उल्टा हो गया है कि सबसे ज्यादा अपमान किया जाना है, क्योंकि वो उपभोक्तावादी संस्कृति है और वो किसी काम का नहीं रह गया है ना। अगर पेंशन भी नहीं है तब तो बड़ी समस्या है, बात समझ रहे हो, अगर पेंशन नहीं है तब तो बड़ी समस्या है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तनाव, इमोशनल, आप कह सकते हैं एक शब्द होता है इमोशनल, जैसे वो इमोशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, भावनात्मक, तो भावनात्मक वंचना का शिकार हो जाएगा, है ना। हाँ, अवसाद, तनाव, इसका शिकार हो जाएगा और उसको परित्यक्त होने का भाव आने लगेगा, उसको जीवन से प्रेम नहीं रहने लगेगा। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं, जब हम अपने को समझते हैं कि हमारा कुछ उपयोग है, तो हम जीना चाहते हैं और हम कब कब मरना चाहते हैं, जब जब लगने लगता है कि अरे, हर ब्रेकअप के बाद लोग मरना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगने लगता है कि यार मतलब ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार है? अरे वो अलग बात है ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होगी, ठीक है। सीमित इसकी सीमित आय है और खर्चे इसके ज्यादा हैं, ठीक है। स्वास्थ्यगत प्रभाव क्या पड़ेगा, स्वास्थ्यगत क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, एकाकी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, और वहां पे न्यूक्लियर फैमिली में उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं नर्स कितना देखभाल करेगी, नर्स बस वो फोन पे दिन में वीडियो चैटिंग करेगी कि वहां देखभाल करेगी। 10,000 रुपए में क्या करोगे, बस एक दो बार डायपर चेंज कर देगी, अपना ग्लूकोज दवाइयां वैया जो देने होंगे वो सब दे देगी, बस खत्म मामला। खाना समय से एक फोन में दबाया लो खाओ, ज्यादा वो करेंगे चम्मच दबा देगी, क्योंकि उसको कोई लगाव तो है नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर है, आपने पैसा दिया है, 8 घंटे की ड्यूटी है उसकी, बात समझ में आ रही है। क्रोनिक डिजीज बढ़ जाएंगे, है ना, क्रोनिक डिजीज बढ़ेंगी। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है, आपने सुना होगा, अधिकतर पेपर में पढ़ा होगा कि बूढ़ी औरत की डेड बॉडी मिली 15 दिन बाद, जब कुछ ऐसा हुआ फ्लैट में मिली, और केवल इसलिए नहीं मिल 15 दिन तक नहीं, क्योंकि नौकरानी उस समय छुट्टी पे थी, क्योंकि नौकरानी ही आती थी, नौकरानी चली गई गांव, अब बूढ़ा अंदर खत्म हो गई। कनाडा फोन गया, कनाडा से फोन उधर से आया, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल किया, अच्छा तो अब तो व्यस्तता है ही, माता जी को जहां जाना था चली गई, वहीं से उसने फट से पैसा ट्रांसफर किया, एक एजेंसी से बात की जो अंतिम संस्कार ठीक ठाक ढंग से कराती है, 51,354 रुपये उसका बिल बना, उसने वहीं से पेमेंट कर दिया और वीडियो कॉल पे रो लिया और वो हो गया खत्म। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। एक अभी मैंने पढ़ा था 2-3 महीने पहले किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि पिताजी मरे थे, तो दो भाई बाहर रहते थे, तो पिताजी के मरने में एक भाई आया था, तो उसने अपने छोटे भाई से कहा कि पिताजी मरे थे तो हम गए थे इंडिया, अब माता जी खत्म हुई हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। जरा इसको थोड़ा अच्छे से सोचो, पिताजी मरे थे तो हम गए थे, और माता जी, सहारा वाला का तो अलग सीन था, उस पर केस चल रहा है, सहारा वाले में तो सब पे केस चल रहा है, आएंगे पकड़ जाएंगे, वहीं से गिरफ्तारी वैकुंठ धाम से हो जाएगी। केस चल रहा है, कैसे आएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूं, उनका तो सीन ही अलग है। अब जब रिश्तों को ऐसे नापा जाएगा कि पापा में मैं गया था, मम्मी में तुम चले जाओ,
क्या रह गया? अब कुछ रह गया है क्या? सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? बच्चा आपका देख रहा है ये सब, बच्चा आपका ये सब देख रहा है। बागवान मूवी देखी है ना? वो बच्चा चश्मे वाला सीन याद है ना? बच्चा देख रहा है, और जो आप बोओगे उसको काटना तो आपको पड़ेगा। ये जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, बच्चा एक दिन आपके साथ उससे बेहतर करेगा, क्योंकि जनरेशन, अगला जनरेशन होगा और तीव्र गति से करेगा और स्मार्ट तरीके से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। वो आपने 4 बार आंखें दिखाई हैं तो वो आपकी आंखें निकालने की कोशिश करेगा। आपने 10 दिन उनसे बात नहीं किया तो वो 6 महीने आपसे बात नहीं करेगा। सांस्कृतिक प्रभाव ऐसे पड़ेगा। देखिए दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। और ये जो ज्ञान होता है और ये जो अनुभव होता है बूढ़ों का, और जो परंपरागत निर्वहन होता है बूढ़ों का, ये हम आप नहीं सीख सकते। अभी हम लोग कितना जिए हैं। जब मैं बहुत परेशान होता हूं और जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं पापा से जरा सा कहता हूं कि डर लगता है। मैं बड़ा अनुशासन में रहा व्यक्ति हूं, तो मैं उनसे हल्का से बोलता हूं तो वो एक लाइन बोलते हैं, मुझे लगता है ये तो बड़ा सरल था यार, ये मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा था। जैसे मैंने कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी बात आई कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, पैसे के लिहाज से या कुछ भी। तो मैंने पापा से कहा, तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाए। हमने कहा ये तो इससे लग रहा है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab भी बता रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये इनके लिए कठिन है, और हमारे लिए वो इतना जटिल कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। लेकिन कब? जब हम पापा से बात कर रहे हैं, तब नहीं जब हम लंदन शिफ्ट हो गए हैं और पापा को यहाँ फ्लैट में बंद कर दिए हैं 4 BHK में। बात समझ में आ रही है? समस्या है। तो जो संस्कृति है हमारी वो समाप्त होती चली जा रही है। जो अनुभव हम गेन करते थे, बूढ़ों के पास बैठो बहुत कुछ आपको, वो खाली किससे कहानी आपको, ठीक है वो अपनी वाहवाही खूब करेंगे, हम रहन भैया तो नदी पार करके स्कूल जाते रहे, उतना आप झेल ले जाओ, उसके बाद का बड़ा मजेदार होता है। बहुत समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी उनके छोटी छोटी चीजों से, है ना। जैसे मुझे निबंध लिखना बड़ा आसान लगता है, आप लोगों में से कुछ को भी कुछ कठिन लगता है। मैं उस रूप में बूढ़ा हो चुका हूं अपेक्षाकृत निबंध लेखन में, वैसे मैं अपने को मानने के नहीं तैयार हूं। ये पूरे सफेद हो जाएंगे तब भी नहीं, ठीक है ना। मैं यही मानूंगा, अभी तो मैं जवान हूं, ठीक है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है। सरकार का दायित्व बनता है, सरकार ने कुछ नीतिगत प्रावधान किए, कानूनी प्रावधान किए। कोई प्रावधान आपको याद है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, नोट करिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। हिंदी इसकी ढूंढ लीजिएगा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये कानूनी और नीतिगत कदम में दूसरा और लिखिए, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2011। नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये 2011 की है। दूसरा सेक्शन है सामाजिक व पेंशन सुरक्षा योजनाएं। इसमें जैसे बहुत सारी आप राज्य स्तरीय पेंशन स्कीम चलती हैं, है ना, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें देने की स्कीम है। ट्रेन टिकट में वरीयता देने की स्कीम है, छूट देने की स्कीम है ना। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारे कार्ड जारी किए जाते हैं वरिष्ठ जनों के। और आपको एक चीज पता है, 80 साल जो पूरा हो जाता है उसको पेंशन ज्यादा मिलती है, तगड़ा इंक्रीमेंट लगता है, ये सब भी होता है। फिर जो 100 पार करता है उसका तो बहुत तगड़ा उछाल मारता है, लेकिन उसके पहले अलग ही उछाल मार देता है आदमी। है कुछ पेंशनर और उनको सम्मानित किया जाता है, हर साल सम्मानित किया जाता है, तुम जिंदा हो, है ना, और बहुत तगड़ा उनको दिया जाता है बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। सेवाएं और नागरिक सुविधाएं, बहुत सारे, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उसमें जो जेरिएट्रिक केयर है, यानी कि जेरिएट्रिक केयर यानी कि वृद्ध लोगों की केयर, उसका एक अलग वो बनाया गया है कि इन लोगों को हमेशा वरीयता दी जाएगी। दीनदयाल कार्ड बना है, वो 70 कितने सर 70 से ऊपर का है दीनदयाल कार्ड है। नहीं सबके लिए है, पहले सरकारी कर्मचारी था, अब सबके लिए विस्तार कर दिया गया है। इसको आप लिखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वृद्धों के लिए अलग से वृद्ध स्वास्थ्य घटक का प्रावधान किया गया है।
टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ यूनिट करती है कि वृद्ध अगर जा नहीं सकते हैं तो टेलीमेडिसिन उनके दरवाजे पे जाके वृद्धों की जांच करना, उनकी हार्ट बीट लेना, उनके बीपी को चेक करना, उनके टेस्ट करना, ये सब मोबाइल एम्बुलेंस है नहीं, तो ये सब काम करते हैं। इन सब नोट करिए, ये टर्म जब आपके निबंध में आएंगे, जैसे जैसे लोगों का कहना है, उस दिन वो कह रही थी, वो लड़की शालिनी कह रही थी कि मैं जब सोशल लिखती हूँ तो मुझे क्या अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं, कम मार्क्स की बात उसने की थी, और साहित्य पे लिखती हूँ तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कारण जानते हो क्या है? साहित्य पे आप मेहनत करते हो, साहित्य पे आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको अच्छे मिल जाते हैं मार्क्स, लेकिन सोशल वाला जनरलाइज लिख देते हो। ये सब टर्म कौन यूज करता है? सबको लगता है ऐसे लिखो, बस ऐसे लिख देते हैं, वहां पे स्वास्थ्यप्रद वायु नहीं मिलेगी, ये समस्या होगी, वहां पे लोगों से बतियाने को नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा चेंज। और जो सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं, इसमें आप लिख सकते हो, जैसे बहुत सारी हेल्पलाइन है। एल्डर के लिए कोई हेल्पलाइन है हमारे यहाँ? एल्डर के लिए कोई हेल्पलाइन जो, हाँ, गवर्नमेंट के वृद्धाश्रम है, डे केयर सेंटर है, और बहुत सारे जो ओल्ड एज क्लब बनाए गए हैं, बड़े बड़े महानगरों में आपको मिलेंगे। तो वो लोग जाते हैं, अपना दिन भर ताश फेंटते हैं, वहां पे आराम से बैठे रहते हैं, कैरम वैरम। केरल में तो उसका आप लिख सकते हो मॉडल, केरल वाला नोट कर लो, उसको सर्च करके आप थोड़ा सा लिखना, ठीक है ना। अब जैसे केरल में सबसे पहले ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केरल सबसे लिटरेसी में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इनिशिएट करने के मामले में केरल है कई चीजों में। एक हमारे आईपीएस हैं, अच्छी मित्रता है हमारी, अभी वो डीआईजी हैं, तो वो केरल कैडर के हैं, तो वो बताते हैं कि केरल में एसपी की वैल्यू सिपाही के बराबर है। कारण इसका जानते हो क्या है? शिक्षा। क्यों डरेंगे? मैंने उस दिन कहा था ना कि पहले सिपाही अगर गांव में आ गए, ठीक है ना, तो लोग दरवाजा बंद करके कहते थे अंदर हो जाओ, डरते थे, ठीक है ना। अब तो एसपी साहब इस पे बैठे हैं, बगल से पान खा गए हम, और साहब का हाल चाल है, क्योंकि अब डर ही नहीं रहे। एसपी साहब को तो नहीं करेंगे मान लो, नहीं सीओ तक तो कर देंगे, अब तो कोई डर वर नहीं लगता है। बात समझ में आ रही? मतलब वो अब कोई वही नहीं रह गया। तो उन्होंने कहा कि यार वहां नौकरी करने में कुछ है ही नहीं, केरल कैडर है उनका, वो कहते हैं कुछ नहीं है वहां पे बिल्कुल, मतलब एसपी का मतलब नॉर्मल बिल्कुल है, कोई मतलब नहीं है। और यूपी में भी है, एमपी में है, बिहार में और ज्यादा है, राजस्थान में भी है। अरे अब उतनी तो नहीं रह गई वैल्यू, अब फील्ड जॉब में उतनी वो नहीं रह गई, अब वो दमखम नहीं रह गया। सोशल मीडिया का बहुत, क्योंकि हर व्यक्ति पत्रकार है ना, सबके पास मोबाइल है। और आजकल तो उस दिन मैं गया था वहां कुछ काम से, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मैं खड़ा था, तो एक होल्डर एक लोग लेके गए, तो क्या ऐसा 4 दे दो मुझे, 4 होल्डर वो लेके गए, चारों में कैमरे लगे थे। यही होल्डर, ये इसमें कैमरा लगा हुआ है, अब आप नहीं जान रहे हो, ये जिसमें ये बल्ब लगा हुआ है, नहीं एक बात बता रहे हैं, ऐसे ही था सेम। अब वो ले गए, उनको बीबी की रखवाली करनी थी, उन्हें लगा दिया, चारों का अपना वो था, एक्सेस उनको मिल गया। ऐसे ऐसे अजीब अजीब चीजें हैं, मतलब छोटा सा यहाँ पे एक बटन लगा रहेगा, वो कैमरा है, सामने कोई बैठा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इस तरीके से। अब अवेयरनेस इस तरीके से भी है बहुत सारी, और फोन सबके पास तो है ही है, और व्यक्ति की आजादी भी सबके पास है, सबका यूट्यूब चैनल है अपना, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं भी आप लिखोगे, सरकारी प्रयास जैसे आते हैं बस तुरंत सीमाएं आ जाती हैं, क्योंकि सरकारी प्रयास 100% कोई फलीभूत नहीं होते हैं। और उसमें सबसे पहला एक पॉकेट में से आप निकालिए अपने, क्या लिखेंगे, जेब से निकालिए और लिख दीजिए क्रियान्वयन की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, जागरूकता का अभाव, है ना, सीमित संसाधन, और यही सब जनरलाइज लिख के चले आते हैं। आप यहां पे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने तो हमारा जनरलाइज हुआ है, बाकी तो ठीक है ना। लेकिन जब पूरा निबंध ही ऐसे ही होता है तब दिक्कत हो जाती है। जनसंख्या का दबाव अधिक होना, जैसे लेटर की विशेषताओं में हर जगह वही रहता है वो समस्या करता है, ठीक है ना। समाधान इसका क्या हो सकता है? सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। प्रयास किए गए, कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया गया, समुदाय आधारित सहयोग तंत्र विकसित करने का यह प्रयास किया गया कि समुदाय आधारित सहयोग तंत्र विकसित किया जाए, ठीक है। अगर समुदाय आधारित सहयोग तंत्र बन जाए तो शहर में भी बूढ़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं। केरल में यह किया गया, विदेशों में किया गया है, जहां पे ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां पे जैसे यूरोप में क्या है, यूरोप में पैसा गौड़ है,
क्योंकि पैसा वो कमा चुके हैं। पैसा उन्हीं के लिए गौड़ होता है जो पैसा खूब कमा चुके होते हैं। पैसा हाथ की मैल किसके लिए होता है? हाँ, वैसे आपको मैं बताऊं, पैसा हाथ का मैल है, ये मुहावरा गलत आप समझते हैं। पैसा हाथ का मैल का मतलब यह है कि कभी भी हाथ से खिसक के जा सकता है। पैसा हाथ का मैल का मतलब तुच्छ वस्तु नहीं है, ऐसा मत समझा करिए, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे मुहावरे गलत यूज होते हैं। धोबी का कुत्ता मैंने आपको बताया था, घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता मुहावरा ही गलत है। मुहावरा है धोबी का कूता। कूता का मतलब वो पाट जिसपे धोबी कपड़े छाटता है, तो उसको वो घर ले आता है, घर से फिर वहां ले जाता है। और ये यूपीएससी और पीएससी और सारे एग्जाम में पूछा गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी कुकुर पालते नहीं है, गधा पालेगा, उसके ऊपर कपड़ा ला देगा, है कि नहीं है? तो तो वो गलत है। ये मुहावरा गलत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो था कूता, कूता कूता। ये जो पार्ट होता है ना, खोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है कूता। ये एक पार्ट होता है धोबी के पास, ऐसे लकड़ी का, वो नदी के किनारे ये रखता है, इस पे पीट पीट के कपड़ा, इसको कूता बोलते हैं। यही कूता है, ये कूता है। इसकी 4 टांगे नहीं है, मुंह नहीं है, पूंछ नहीं है, ये टॉमी नहीं है, दैट इज कूता। ऐसे है ना, रखते हैं धोबी लोग गांव में, जो रहे होंगे वो। हमारे यहाँ रमजान धोबी के पास था, ठीक है। तो ये है। अब वो मुहावरा ही गलत पूछा जाता है। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे झंडा समिति वाला क्वेश्चन, गलत पूछे जाने के कारण 15-20 साल गलत ही ट्रेंड में रहा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? लेकिन ज्यादातर जेबी कृपलानी चलता रहा, क्योंकि यूपी कमीशन ने गलत आंसर दे दिया और कई साल देता रहा और यही क्वेश्चन सही होता रहा। बड़ी समस्या है, क्या करोगे आप, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, सीनियर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाए, नोट करिए, टर्म्स नोट करिए, सीनियर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाए, बड़ी सिस्टम बनाया जाए, बूढ़े बड़ी, है ना, हाय बड़ी हाउ आर यू, है ना, बूढ़े लोग मिले, ठीक है। तो बड़ी सिस्टम, युवा और वृद्ध सह संलग्न तंत्र, है ना। छोटा कोई बच्चा है, युवा है, और वो बूढ़ों के साथ थोड़ा समय दे रहा है, कहीं रह रहे हैं, तो बड़ी सिस्टम का मतलब क्या है कि पीढ़ीगत समस्या वहां पे नहीं रह गई। एक बूढ़ा है और उनसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू अंकल, है ना, थोड़ा स्टाइल से बोल रहा है, कोई बच्चा पहुंच रहा है और दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वो अपनी प्रेम कहानी बता रहे हैं और ये खुश हो रहा है, ये आइडियाज अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है ना, इस तरीके से। और क्या हो सकता है, जो एज फ्रेंडली सिटीज मॉडल, एज फ्रेंडली सिटीज मॉडल ये डब्ल्यूएचओ के मॉडल पे होगा, नोट करिए, डब्ल्यूएचओ का मॉडल है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि लोग बूढ़े हो गए हैं तो उनके लिए रैंप बनाइए, एस्केलेरेटर बनाइए। डब्ल्यूएचओ कहता है कि पब्लिक सीट्स बनाइए कि बूढ़ों को खड़े ना होना पड़े। आप सोच पा रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बूढ़े मजबूर नहीं होंगे अपने बच्चे के साथ अकेले शहर में रहने के लिए, क्योंकि वो क्यों रहते हैं, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और एक सपोर्ट सिस्टम ही सोसाइटी में डेवलप हो गया, एक्सेलरेटर है, उनको चढ़ना ही नहीं है, गए चुपचाप खड़े हो गए। एक्सेलरेटर कुर्सी वाला भी होता है, हमने देखा है, उसमें बिठा दिया गया उनको और अपना एक वहां पे रहता है, वो बिठा के ले गया, ऊपर छोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है ना। सड़कें बना दी गई इस तरीके से, रोड क्रॉस करने में दिक्कत ना हो उनको, तो वो मजबूर नहीं है ना महानगर में रहने के लिए, क्योंकि महानगर में क्यों रहने जा रहे हैं, हेल्प के लिए, बच्चा साथ में है वो हेल्प करेगा, और यहाँ पे सिस्टम ही पूरा हेल्प करने वाला हो गया। बात समझ में रहे हो। तो एज फ्रेंडली सिटीज मॉडल ये डब्ल्यूएचओ के मॉडल पे आधारित होगा, और ये सारी मतलब सेफ फुटपाथ बना दिए जाए, आपको सस्ती परिवहन व्यवस्था दे दी जाए, चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो, बसों की भी सीटें ऐसी बना दी जाए कि बैठने में दिक्कत ना हो, चढ़ने में दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई। परिवार आधारित समाधान, है ना। फैमिली की बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग को बढ़ाना होगा, जो गैप आई है, अंतर पीढ़ीगत, इसको लिखिए, है ना, जो पीढ़ीगत अंतर है ना। तो पीढ़ीगत, पीढ़ियों के बीच में, जैसे बच्चे आजकल अपने बाबा से बात नहीं करते, अपने नाना नानी से बात नहीं करते, वो अपने एज के लोगों को ढूंढते हैं, है ना। तो बड़ी किसको बनाए, बड़ी बनाए उन लोगों को, बड़े लोगों को, उनसे सीखने को भी मिलेगा। और जब बॉन्डिंग होगी उसमें देखो, वही फिर बागवान में बताऊंगा, वो बाबा की केयर करता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। जैसे हम लोग बचपन में थे, बाबा का रोज पैर दबाते थे, 5 रुपया मिलता था, ठीक है, 5 रुपये के लिए दबाते थे, 5 नहीं मिलता था, 2 रुपये मिलते थे। हमारे नाना मतलब हम लोगों से कहते थे कि पैर ना दबाओ, तुम हमारे नाती हो, और अपने जो पोते थे उन लोगों से दबवाते थे। हम जून छुट्टी में गए
अब हमको भी 2 रुपये चाहिए तो हमको भी दबाना है। तो वो कहते थे, मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी होती थी, वो कहते थे इसको दबाने दो, ये साला दबाएगा, उसके बाद इसको देंगे, तुमको हम ऐसे ही दे देंगे, लेकिन चुप्पे से। नहीं तो लड़ाई हो जाती है हमारे मामा के लड़के हमारे में कि हम दबाए हैं तो मिला है। 2 रुपये के लालच में ही सही, लेकिन पैर दबाते थे तो उतनी देर तो साथ रहते थे ना। अरे बॉडी टच होती थी कम से कम, उससे भी तो बॉन्डिंग बढ़ती है, एक दूसरे के करीब रहने से भी तो बॉन्डिंग बढ़ती है। स्किन की मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। अब आजकल कितने लोग अपने बाबा को छुए होंगे, याद करो। आप हम नहीं छू रहे हैं अगर बाबा हैं हमारे। बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। अच्छा, इन चीजों पे जब बात करने लगो तो सब अपने आसपास चीजें नजर आती हैं, इसीलिए इस निबंध में बड़ा जनरलाइज हो जाता है। आपको इन टर्म्स का यूज करना है, आपको नंबर मिलेंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या है कि त्योहारों में वृद्धों की भूमिका पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब त्योहारों में, समारोहों में अब इनकी भूमिका ही खत्म हो गई है, चुपचाप कोने में बेचारे बैठे रहते हैं। ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी समस्या है। तो जब भी कोई ओकेजन हो तो ऐसा करना चाहिए। आर्थिक व डिजिटल सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिखोगे? कभी भी गवर्नमेंट को पेंशन नहीं समाप्त करनी चाहिए। पूरा जीवन किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरी करने में लगा दिया, उसने और तो कुछ किया नहीं, और जब वो काम करने लायक नहीं रहा तो और निराश्रित हो गया। बात समझो, इस आधार पर पेंशन का खत्म होना वृद्धावस्था के बर्बाद होने की सबसे बड़े कारण के तौर पर आप कह सकते हैं। वृद्धावस्था बर्बाद कर रहा है पेंशन खत्म होना। आने वाला है, बस शुरू होने वाला है, बस 2-4 साल में शुरू होने वाला है। अभी तो मिल रही है, जैसे हम लोग के पापा का जो फेज है उसमें मिल रही है, लेकिन अब जो अब रिटायर होने वाले हैं 4-6 साल बाद, 2-4 साल बाद आने वाला है वो, उनको कौन पूछेगा? क्योंकि उनके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी, फिनेंशियल वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है, साइबर सुरक्षा पे जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि निर्भरता इन सब चीजों में ना, ये छोटे छोटे कारण हैं लेकिन प्रभावित करते हैं। और स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार करने की जरूरत है। होम बेस्ड केयर मॉडल, इसको नोट करिए, ये टर्म यूज होगा, होम बेस्ड केयर मॉडल, यानी घर पर ही उनका केयर हो जाए, गवर्नमेंट करे। जैसे टेलीमेडिसिन है, एम्बुलेंस है, ये सब जाके घर पे ही करें, एम्बुलेंस से हेल्प मिल जाए, कभी भी उनको उठाया जा सके वहां से। ठीक है, काफी हद तक हुआ है, काफी हद तक हुआ है ना। अब पड़ोसी भी फोन कर देगा तो बगल में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार है तो एम्बुलेंस तो आती है। सुधार हुए हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, दबाव बहुत है, हर हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर नहीं है कि वो सही से कवर कर पाए, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। सीधे गवर्नमेंट को कभी ब्लेम मत करना, जिस मशीनरी में जाने की कोशिश कर रहे हो कभी उसके अगेंस्ट न लिखना। आप लोग अगेंस्ट लिख देते हो सरकार के क्रियान्वयन, मतलब सीधे आप बस 2-4 लाइनें याद है कि इच्छा शक्ति का अभाव है और आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ है, ऐसे सीधे नहीं लिखा जाता है। नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं आज से 10 साल पहले तो ये भी नहीं था ना, अब वो संख्या बढ़ी है ना। मेडिकल, अब ज्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, मेडिकल ग्रेजुएट ज्यादा लोग हो रहे हैं, सीटें बढ़ी है ना। भले ही सुहेल देव से ही पढ़ रहे हैं, बहराइच सुहेल देव मेडिकल कॉलेज ना, जहाँ पे डॉक्टर है ना प्रोफेसर है, वो अपने आप ही पढ़ ले रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स तो बढ़ रहे हैं, बन तो रहे हैं। गुणवत्ता धीरे धीरे सुधरेगी। पहले तो आप स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ भी है आप बी पॉजिटिव, कभी भी आपको नकारात्मक सोचना ही नहीं है, बस आलोचना करिए। आलोचना का मतलब कभी बुराई करना नहीं होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देने की बात होती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो जाए, सेपरेट ओपीडी हो जाए, इस टर्म को यूज करिए कि उनके लिए अलग ओपीडी होना चाहिए। ओपीडी का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है जब बुढ़ऊ लोग सनक जाते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक सेंटर भी होना चाहिए कि उनको समझाया जाए कि आप सनको ना, काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामुदायिक हेल्थ वर्कर होने चाहिए। हम ज्यादातर देखे हैं कि जो सामुदायिक ऐसे खोले गए हैं स्वास्थ्य केंद्र, वो ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं, वहां पे कोई डॉक्टर मिलते ही नहीं है ना। तो इसे थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है। अब बारी आती है उपसंहार की, जो कि आज का उपसंहार आंचल जी के द्वारा किया जाएगा और उसकी पूर्ति करेंगे गिरीश जी। बीच की लाइन लिखेंगे अनुज, बीच के जस्ट ऊपर की लाइन श्वेता लिखेंगी और बीच के जस्ट नीचे की लाइन मनोज लिखेंगे, और अंत में जो समापन होगा वो अपूर्वा करेंगी। ठीक है, अब जब कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो पूरा अभिषेक बताएंगे
और अभिषेक अगर फेल रहे तो तुष्मा। और जब सब समाप्त हो जाएगा तो अपने विशाल जी आ जाए हैं, विशाल करेंगे। देख रहे हैं, अभी एक बच्चा है ब्रह्मास्त्र हमारे पास, तो वही तो कह रहे हैं ना कि एक अभी हमने बचा के रखा है, जब सब फेल हो जाएंगे तो उपसंहार हम उधर किसका देंगे। मास्टर लोगों के लिए वैसे भी कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, जब कोई कुछ नहीं कर पाता तब बेसिक का मास्टर काम आता है। सरकार नहीं, हर जगह। अब कोई डूब रहा है तो गवर्नमेंट अगर निकालना है तो पहले लेखपाल को भेजेगी, ज्यादा लोग डूब रहे हैं कि तो बगल वाले स्कूल के बुलाओ, 5 लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बृहद मात्रा में आप लोग हैं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। रेलवे के बाद अगर किसी की बारी आती है तो यही है, है? नहीं ऐसा नहीं, संतुष्टि नहीं है। वास्तव में सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं पे क्रियान्वयन, भाई जनगणना से लेके बीएलओ की ड्यूटी और जितनी भी चीजें, चुनाव वगैरह सब कहाँ करा ही नहीं पाओगे ना। डीएम सबसे नाराज रहता है, लेकिन बीएसए को थोड़ा सा अपने उसमें रखता है, क्योंकि जो उनके पास जनबल है बीएसए के पास, बीएसए से बड़ा जनबल किसी के पास नहीं होता है। सबसे ज्यादा कर्मचारी उसी के पास है, वर्किंग हैंड उसी के पास है, उन्हीं के पास है। उपसंहार कैसे करेंगे, कैसे उपसंहार को लिखेंगे जरा बताइए। उपसंहार को थोड़ा सा मुद्दा उठा के फिर बाद में सकारात्मक अंत करना है। बताइए सीलू, कैसे लिखेंगे? कुछ समझ में अब आया? लिखा जाएगा ना? लिखा जाए पक्का? ठीक, कैसे लिखेंगे? कुछ बताओ, आइडिया दो कुछ। श्वेता बताओ। अंत आप कुछ ऐसे करिए, समस्याएं तो हैं, और महानगरों की ये जो चमक है, महानगरों की जो एक रोशनी है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्ध घुटन महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसका मनोवैज्ञानिक स्तर देखें तो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाता है। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लिखेंगे कि विकास की गति मानवीय संवेदना को कहीं ना कहीं नष्ट करती चली जा रही है। फिर आपको इसमें लिखना यह चाहिए कि जो वृद्ध हैं वो केवल परिवार के सदस्य मात्र नहीं होते हैं, जो वृद्ध होते हैं वो अनुभव के स्तंभ होते हैं। जो वृद्ध होते हैं वो परिवार का सम्मान होते हैं, और जो वृद्ध होते हैं वो परिवार की सुरक्षा, गरिमा जैसे वो दे सकते हैं वैसा कोई और नहीं दे सकता। जो वृद्ध होते हैं वो समाज की भविष्य की जो नींव है वो भी उन्हीं पे टिकी होती है, क्योंकि उनका अनुभव प्रयोग करके आगे की जनरेशन उसका उपयोग करती है। और समस्या क्या होगी कि ये बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो गई बीच की। तो हमको पुनः ये जो अंतर पीढ़ीगत संघर्ष चलता रहता है इसको समाप्त करना होगा। हमको पुनः क्या करना होगा? समय की मांग क्या है कि केवल हम ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं न बनाएं, या कंक्रीट के महल न बनाएं, केवल हम रोजगार के पीछे न भागें। हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी पारिवारिक विरासत है, जो हमारे परिवार के आधारभूत स्तंभ हैं, जो हमारे परिवार की नींव है, जैसे भी आप लिख पाइए, सारे शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम कहीं ना कहीं क्या करें, संजो के रखें। ये बड़ा बढ़िया शब्द है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तो संजो के रखें। और अंत आप यही करेंगे कि अगर हम वास्तव में समावेशी विकास चाहते हैं तो हमको संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में चाहते हैं, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? सबको साथ लेके, और यहाँ पे सबको साथ लेने के अगली पीढ़ी भी साथ लेके, तो पिछली पीढ़ी भी साथ लेके। हमेशा 3 पीढ़ियां साथ चलती हैं, पता है आपको? एक हमारे पापा वाली, एक हम, और एक हमारी चाय, मतलब पीढ़ी में नहीं है ये, ठीक है, एक हमारे बच्चे। ये 3 तो ऐसे चलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी 4-4 पीढ़ियां भी साथ चलने लगती हैं, है ना? जैसे हमारे बाबा भी जिंदा होते, लेकिन ज्यादातर 3 पीढ़ियां तो चलती ही हैं। तो हम आगे वाली को तो सोचते हैं लेकिन पीछे वाली को भूल जाते हैं, और फिर हमारा बच्चा भी आगे वाली को सोचता है, पीछे वाली को भूल जाता है। तो इन तीनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। आप सुझाव ऐसे दीजिएगा, बाकी तो आप सब समाधान लिख ही चुके हैं। इसके लिए अब प्रयास सरकारी स्तर पर तो होने ही चाहिए, फिर वो निकालिए। जन जागरूकता, जब तक सारे लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, परिवारी जन नहीं सोचेंगे, लड़का लड़की नहीं सोचेंगे, महिलाएं, और महिलाओं की भी इसमें बहुत अहम भूमिका है, पुरुषों की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन उस पुरुष को मैं बिल्कुल नकारा, निकम्मा पुरुष मानता हूं जो कहता है कि मैं तो लाना चाहता हूं लेकिन इनका मन नहीं है, मैं क्या करूं? कैसे मन नहीं है?
कैसे मन नहीं है? मन बनवाओ। आर्थिक निर्भरता है, पुरुष कमा रहा है उसके बावजूद भी नहीं ला पा रहा है, तो ये गलत तर्क होता है। तुम चाह नहीं रहे हो, तुम खुद नहीं चाह रहे हो। ठीक है, वो बहुत बड़ी हिडिंबा हो सकती है, मैं मान रहा हूं, वो तलवार लिए बिल्कुल रहती है, लेकिन तलवार को तुम छीन के रख सकते हो, और अगर ऐसी जरूरत पड़े तो तुम भी तलवार निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लड़ाई हो ही जाए। क्या मतलब है यार? अगली पीढ़ी साथ लेके चल रहे हो, पीछे जिसकी जरूरत है उसको तुम छोड़े हुए हो, है ना? समस्या है ना? तो ये सब कुछ नहीं, तीनों पीढ़ियां जब साथ चलेंगी, बड़ा बढ़िया निबंध ये बन जाएगा। अगर ऐसा आपने लिख पाए आप कि 3 पीढ़ियां हमेशा साथ लेके आपको चलनी चाहिए। अगर अगले वाले पे ध्यान दे रहे हो, पिछले पे नहीं, तो अगला वाला फिर आप पे ध्यान नहीं देगा, तो आप भी तो उसी दंश में पड़ोगे ना। आप झेलोगे कि नहीं? जब वो आपका बच्चा आएगा इस समय, ऐसे समय में, तो आपके साथ ऐसे करेगा। तो इन तीनों पीढ़ियों को साथ लेके चलने की जरूरत है। तो आप समावेशी विकास करिए, संवेदनशील होकर काम करिए, और शहरों का विकास मानवीय शहर के तौर पे करिए। वास्तविक शहर वही होगा जो कंक्रीट का नहीं होगा, जहां पे मानवता निवास करेगी। मनोज कितने ध्यान से सुनते हैं, ये लिखते भी बहुत बढ़िया है फिर। ठीक है, तो मानवीय जो शहर भी बने, तो मानवीयता वहां पे सबसे बड़ी हो, कम्युनिटी सेंटर हो वहां पे, पार्क ऐसे हो वहां पे। दिल्ली जैसा शहर नहीं चाहिए हमको, जहां प्रदूषण इतना है, इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं 22 को नहीं रहूंगा, मैं 22 को दिल्ली में रहूंगा। शनिवार पड़ेगा, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, शनिवार की कोई समस्या नहीं। तो मुझे, मैं सोच रहा हूं मैं मास्क वास्क लगा के जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मतलब भर का मैं पीड़ित हूं, है ना? ऊपर से नीचे तक पूरा इन्फेक्शन है मेरे, है ना? और ये सारी चीजें है ही है, तो आगे मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे सर्दी जुकाम फिर से कुछ हो जाए। दिल्ली में जब तक रहा, कभी भी कफिंग हुई, भाई जुकाम हो ही जाता है, तो कफ ब्लैक कलर का निकला, इतना प्रदूषण है। कभी भी आप दिल्ली में 1 हफ्ते रुक के, 2-3 दिन रुक के देखिए, आपकी कफिंग होगी तो ब्लैक, बिल्कुल सब अजीब सा। सांस आप ले रहे हो, काला काला समंदर जा रहा है। बहुत गंदा शहर है दिल्ली, रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। लखनऊ अपना रहने लायक है, इसलिए आप सभी लोग सचिवालय में जाएं और लखनऊ में रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बताइए। अच्छा, आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसके 2 अर्थ में लगाता हूं। एक तो कुछ समझ में नहीं आया, एक तो इतना समझ में आया कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। बताइए, कोई बात हो तो बताइए। हाँ, मैं ये जो होमवर्क आपका रह गया है, इसको थोड़ा सा मैं वो कर दूं। अभी आपको मैं एक पेपर दे दूंगा, ये वाला, ये होमवर्क मैं चेक नहीं कर पाया हूं, तो ये ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। एक पेपर में 75 क्वेश्चन का आपको यहां दे दूंगा, और एक में 30 क्वेश्चन का पेपर यहां दे दूंगा, और इसका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका स्कोर ग्रुप पे तो सारे लोग हैं, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो लोग नए हैं वो हमको पर्सनली मैसेज कर देंगे ऑफिस के नंबर पे, उनको भी मैं दे दूंगा। रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन मस्ट है। आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, सारे पेपर्स को समान तौर पे, समान रूप से तैयार करें, सिलेक्शन होगा आपका। जहां एक पेपर में चूक होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे में कितने अच्छे नंबर आ जाए। कितने का एक्सपीरियंस? 5 आरओ मेंस का एक्सपीरियंस। लेखनी इतनी अच्छी कि कविताएं लिख देते हैं। अभी बैठे बैठे कहो मेरे पे कविता बना दें, इन्होंने मुझ पे कविता भी लिखी है, आप लोगों पे लिख देंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं ये, बहुत योग्य व्यक्ति हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी की कमी रह जा रही है, वो रणनीतिक कमी है। और वो कई बार हमको लगता है, हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कमी आखिर रह कहां गई। होता है ना, लगता है कि यार ये 5-7 नंबर कम रह जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन वो दूर कैसे होगा जानते हो? ऐसी ही चीजों से दूर होगा, जब एक दूसरे से आप सीखेंगे, एक दूसरे से कुछ आपकी प्रॉब्लम है लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं, दूसरे ने कहा और आपकी दूर, तो इसीलिए 2-4-10 लोग जब बैठते हैं तो उसका महत्व होता है। ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अब वही है, दुर्भाग्य होता है कई बार आयोग का और सचिवालय का भी होता है कि अच्छे लोग वहां नहीं पहुंच पाते। सर, मैं अपनी कमियां शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल करिए आप। हाँ, दे रहे हैं पहली बार, दूसरी बार, बिल्कुल वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं नहीं हो पाया, इसका मुझे कोई मलाल नहीं, आप होंगे इस बार। जो है, जो तैयारी कर रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट। लीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, शेयर करिए इस रिकॉर्ड में। नहीं भाई, नहीं कह बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, सबसे पहले तो मैं
मैं ओम सर ऊपर आ को जाइए, ऊपर आ जाइए। पैर छू के प्रणाम नहीं, करता हूँ, नहीं, क्योंकि ये आप हमारे ऊपर गुरु से आइए। बढ़ के हैं। आप ऊपर आइए। और मैंने ओम सर के लिए कुछ लाइनें लिखी थी, अच्छा, मैं पहले उसको शेयर करना अरे चाहता हूँ। ये इसकी जरूरत नहीं है, आप वो अभी चलिए ठीक है, इसको जैसा आप- बस, कोई पूछे कौन है ओम सर, कह देना कोई खास नहीं। एक टीचर सीधा साधा सा, एक टीचर भोला भाला सा, भंडार ज्ञान का लिए फिरे, शिक्षा का अमृत प्याला सा। छात्रों के लिए मसीहा है, खुद ही इनको एहसास नहीं। कोई पूछे कौन है ओम सर, कह देना कोई खास नहीं। जिद्दीपन इतना ज्यादा कि छात्रों की खातिर लड़ जाए, जब पेपर लीक हुआ तो रद्द कराने पर अड़ जाए। कभी मिलकर जानो सच्चाई, गर होता हो विश्वास नहीं। कोई पूछे कौन है ओम सर, कह देना कोई खास नहीं। 4 लाइनें जब हमारे ओम सर आरओ का पेपर निरस्त कराने के लिए प्रयागराज में थे, कि वो छात्रों खातिर जेल में था, बहना की डोली घर पर थी, इंसाफ दिलाने निकला था, जब जिम्मेदारी घर पर थी। क्या बेला रही विदाई की, भाई ही बहन के पास नहीं। सोच सकते हैं हम आपकी जो है, सच घटना है। ये भाई सर ने बताया तो मेरी आंख में आंसू थे उस समय, कि वो छात्र की खातिर जेल में था, बहना की डोली घर पर थी, इंसाफ दिलाने निकला था, जब जिम्मेदारी सर पर थी। क्या बेला रही विदाई की, भाई ही बहन के पास नहीं। कोई पूछे कौन है ओम सर, कह देना कोई खास नहीं, कह देना कोई खास नहीं। जहाँ तक एक्सपीरियंस शेयर करने का है, मैं ये बता दूं कि जो सबसे अच्छा प्रयास होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। सबसे अच्छा प्रयास जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था समीक्षा अधिकारी का सन 2013 में, उसमें मेरे जो है 280 नंबर थे, 280, और जनरल की कट ऑफ गई थी 283। 3 मार्क्स रुके थे। उसके बाद मैं जितने प्रयास देता गया, मेरे मार्क्स हमेशा कम होते गए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो पहला प्रयास होता है वही बेस्ट निकालता है। उसके बाद थोड़ी दिक्कत ये थी कि मैं जॉब में आ गया तो समय नहीं दे पाया। तो जितना भी ज़्यादा आप समय देंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भीड़ से कभी डरना ही नहीं चाहिए कि जो है बहुत लोग सेलेक्ट हो गए हैं, मीन्स 5,000 लोग 6,000 लोग दे रहे हैं। भीड़ से कोई नहीं डरना है। हम अपना क्या दे रहे हैं, जैसे मुझे पता है कि मैं 5 बार दे चुका हूँ, मुझे पता है कि मेरी कमी क्या है। मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। सीधी सी बात है, जितना जो निखारेगा, जितना पढ़ाई को जो माजेगा, उतना इसके अंदर चमक आएगी। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट उत्तर प्रदेश पीसीएस का दिया था सन 2013 में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। पीसीएस की बात बता रहा हूँ, 2013 की। उसके बाद से मैंने पीसीएस परीक्षा 9 बार मेंस लिखा और 3 बार तक इंटरव्यू तक पहुंचा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ये कभी नहीं डरना चाहिए कि 4-4 बार 5-5 बार लोग बड़े बड़े महीधर बैठे हैं। कोई महीधर नहीं है, आपसे बढ़ के कोई महीधर नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिसके पास जज्बा है, कुछ निकालने की शक्ति है, वो निकालेगा ही। इसमें कोई नहीं है कि जो है हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि कम हो गया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं यहाँ का सबसे कमज़ोर छात्र हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इनमें से जो है अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके सेलेक्ट होंगे। मैं तो बस सर का आशीर्वाद लेने आया था, क्योंकि मुझे जैसे सर ने कहा कि कहीं ना कहीं भाग्य की कमी रह जा रही है। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं 9 बार मेंस लिखा, 5 बार आरओ लिखा, और भी कई परीक्षाएं दी। तो कुछ हो सकता है कि कुछ भाग्य भी, 99% अगर कहा जाता है कि मेहनत होती है तो 1% भाग्य भी होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि एक लाइन वो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सौभाग्य ना हर दिन सोता है। देखें आगे क्या जी सर, होता है। जी सर, और कभी भी सिलेक्शन के लिए चाहिए तो एक ही अटेम्प्ट ना, जी सर। हो सकता है वो इस बार है। 5 अटेम्प्ट में कभी सिलेक्शन 5 अटेम्प्ट में थोड़ी ना होता है, होता तो एक ही अटेम्प्ट में। जी सर, वो कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। अभी जो होगा, तो आप इस बार सारे वो प्रयास कर लीजिए जो आपको कमियां लग रही हैं, चाहे वो लिखने के स्तर पे है। इनकी राइटिंग भी अच्छी है, लेखनी तो आपने देखा ही। अगर कोई रचना कर सकता है तो वो लिख तो सकता ही है। सामान्य तौर पे गद्य तो लिख ही सकता है, अगर पद्य लिख सकता है तो बंदी कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे भाई, ऐसे ही तो आप लोगों को आपस में ही तो एक दूसरे से यही प्रेरणा काम आती है। 5 मिनट का जो वो आग लगाओ वाला मोटिवेशन होता है, वो 5 ही मिनट के लिए होता है, उसके बाद में फिर समाप्त हो जाता है। तो ये है, और जो कमियां हैं उनको दूर करिए। जी वीरेंद्र जी बताइए। सर मुझे तो सुन के घबराहट होने लगा। आप किस रूप में इसको ले रहे हैं, ऐसा
घबराना नहीं है। इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि कोई महीधर नहीं है। मैं कि ये इतना भैया सब मेहनत कर चुके हैं और हम लोग अभी दूसरा मतलब मेरा तो मैं पहला अटेम्प्ट था का, लेकिन पीछे 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा चांसेस उसके सर। हैं जो सबसे कम मैं एक्सपीरियंस इसीलिए है। शेयर करना चाह सबसे रहा था पहले ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वही सेलेक्ट होने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा सबसे है। ज्यादा होती है। बी पॉजिटिव। वो किस उम्र में आप दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं तो आप सबसे ज्यादा अभी कैपेबल हैं, सबसे ज्यादा आप में कैपेबिलिटी है और आप सफल हो सकते हैं। तो आप अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी क्षमताओं पे ध्यान दीजिए। ठीक है सर, एक कविता मैं अपनी ओर सुनाना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए और तब फिर सुन के फिर हम लोग तब चलेंगे। लगातार 7 बार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर। बंद करिए माइक वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी माइक बंद करिए। हाँ आप सुनिए इनको। लगातार 7 बार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना तथा 3 बार साक्षात्कार तक पहुंचने का मेरा अनुभव मैं स्वरचित कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। टाइटल मैंने लिखा था मेरी पीसीएस यात्रा, और ये मैं बता रहा हूँ जब मैं सन 2013 में पीसीएस का पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू दिया था कि मुझे युद्ध विजय की इच्छा थी, सम्मुख एक कठिन परीक्षा थी, पहली ही बार रण में उतरा, चिंता न भय न कोई खतरा। अब आप बोलिए फिर से। मेरी पीसीएस यात्रा किस तरह से रही। मैं सन 2013 में पहली बार पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक गया कि मुझे युद्ध विजय की इच्छा थी, सम्मुख एक कठिन परीक्षा थी, पहली ही बार रण में उतरा, चिंता न भय न कोई खतरा, मैंने दिखलाया रण कौशल, हर कठिन प्रश्न भी लगे सरल, कुछ अच्छा होने वाला था, दहलीज में छूने वाला था, पर तभी हवा रुख मोड़ गई, किस्मत भी साथ को छोड़ गई, घटना यह बड़ी अजीब हुई, इस बार न जीत नसीब हुई, पर हार नहीं मैंने माना, फिर से लड़ने की जिद ठाना, जोरों पर जोर लगा डाला, सारा कौशल दिखला डाला, पर वह चट्टान सा नहीं हिला, मैं जहां खड़ा था वहीं मिला। इतनी आसान भी परीक्षा नहीं है, तो जोर आप लोग भी लगाइए कि जोरों पर जोर लगा डाला, सारा कौशल दिखला डाला, पर वह चट्टान सा नहीं हिला, मैं जहां खड़ा था वहीं मिला, वह लक्ष्य जरा भी दूर न था, पर नियति को मंजूर न था, मैं सब प्रयास में विफल हुआ, न रणभूमि में सफल हुआ, एक बार तो सोचा रण छोड़ूं, चट्टान भला कैसे तोड़ूं, अगर युद्ध छोड़कर जाऊंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा, इससे तो भला है युद्ध करूं, परिणाम से मैं क्यों अभी से डरूं, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखूं आगे क्या होता है, देखूं आगे क्या होता है। तो देखिए इससे प्रेरणा लेनी है, कभी भी घबराना नहीं है कि आप देखिए, जैसे आपने वीरेंद्र जी ने कहा कि हमें डर लग रहा है, लेकिन डर लगने की बात नहीं है। डर क्यों लग रहा है? अगर ये इतने के बावजूद भी कर सकते हैं तो आपका तो अभी जैसे 2 ही 3 अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। आपने जब तैयारी कोई भी शुरू करता है तो वो इतना नहीं सोचता है। आपको मैं बताऊं, जब पहला अटेम्प्ट होता है तो लगता है कि ये इतनी ताकत है कि मारेंगे तो दीवार में छेद हो जाएगा, ऐसा लगता है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि 2 ही चीजें होती हैं, एक नियतिवाद और एक संभववाद, एक डिटर्मिनिज्म, एक पॉसिबिलिज्म। जब हम छोटे होते हैं, कम हमको अनुभव होता है, तब हम संभववाद पे विश्वास करते हैं, कहते हैं कि जो चाहेंगे वो होगा। और समय जैसे से बीतता है तो समय सिखाता है कि नहीं, आप चाहोगे वो होगा, लेकिन सब कुछ नहीं होगा, समय आने पे होगा। तो अनुभवी लोगों ने, अभी वृद्ध जनों की हम लोग बात करें तो अनुभवी लोगों ने क्या कहा? अनुभवी लोगों ने यही कहा कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो वास्तव में ये बात सच है। कई बार मिलके हाथ से निकल जाता है, लगता है हमारा ही है और निकल गया, और कई बार आपको मिलता ही नहीं है, और कई बार बहुत समय तक नहीं मिलता है, जब समय आता है तब मिलता है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो मान सम्मान हो, सब कुछ ऐसा होता है कि ना, एक रात में सब कुछ बदल जाता है, होता है कि नहीं? हरिराम हैरी हो जाते हैं। हरिराम अगर एसडीएम बन गए तो उनको मिस्टर हैरी बोला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? बुधाई बड़ी बन जाते हैं, होता है ना? तो इस तरीके से आप, अच्छा ऐसा ना हो, जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि अगर ऐसा ना हो तो कई राजनीतिक लोगों को आप देखेंगे जो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस पद पे पहुंच गए। चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री बनना, श्रीमती राबड़ी देवी जी का सीएम बनना, लालू जी ने बहुत मेहनत की, राबड़ी देवी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था,
लेकिन उनको बनना था तो बन गए। और राहुल जी का पीएम ना बनना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का पीएम ना बनना, आप क्या कहेंगे इसको? नियति है, चलता रहता है सब। चलिए हम लोग चलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये पेपर अभी मिल जाएगा, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, स्कोर फिर शेयर कीजिएगा। कल मैं इसका आंसर शीट दूंगा और अगला टारगेट जो डे 6 का है उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे इसी प्रारूप पर, और कोई एक निबंध लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तो कल के निबंध की PDF दे तो दिए।